टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन एंड बिजनेस एनवायरनमेंट मीन ये पूरा का पूरा चैप्टर है किस चीज के ऊपर? डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के ऊपर। वर्ड डिसरप्टिव का मतलब क्या होता है? मुदाखलत करना या किसी चीज को चेंज करना। मीन एक चीज जो करंट स्टेट में है उसको वहां से चेंज करके किसी नई स्टेट की तरफ ले जाना, ये क्या है? डिसरप्टिव। और डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए बिजनेस का जो मॉडल है या बिजनेस करने का जो वे है उसे चेंज करना विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। इसे क्या नाम दिया जाता है? डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। मीन टेक्नोलॉजी के यूज से फंडामेंटल बिजनेस का जो एग्जिस्टिंग मॉडल है उसे चेंज कर देना, ये क्या है? डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। जिसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है? उबर। बेस्ट एग्जांपल क्या है? उबर, जिसने क्या किया? कैब बिजनेस जो है, मीन टैक्सी कैब का बिजनेस जो है वो पूरी दुनिया में चेंज करके रख दिया। कैसे? एक ऐप बनाई, उस ऐप के ऊपर पूरी दुनिया के ड्राइवर्स जो है वो इकट्ठे हो गए। मीन सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ये चलती है उबर। और पूरी दुनिया के जो पैसेंजर्स हैं, इन्होंने ट्रैवल करना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो क्या करना है? एक ऐप पे जाना है, वहाँ पे सारे ड्राइवर, सारी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं। आपने जो है वो अपनी लोकेशन डालनी है, डेस्टिनेशन डालनी है, ड्राइवर आपको अप्रोच करेगा और आप मूव कर सकते हो। मीन घर के अंदर बैठे हुए भी अब आप क्या कर सकते हो? ड्राइवर को कॉल कर सकते हो। मीन आपको कहीं पे बस स्टेशन पे, ट्रेन स्टेशन पे, वैन स्टेशन पे चल के नहीं जाना पड़ेगा। तो ये क्या है? टेक्नोलॉजी ने चेंज कर दिया द वे ऑफ बिजनेस। कौन सा बिजनेस? कैब का बिजनेस। या इसकी एक और एग्जांपल भी हमारे पास है जिसे नाम दिया जाता है फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। फिनटेक क्या है कि हम पहले क्या करते थे? बैंकों में जाते थे, लाइक पैसे चाहिए होते थे, एक चेक के ऊपर अमाउंट लिखते थे, बैंक में काउंटर पे कैशियर के पास लेके जाते थे, उसे चेक देते थे, वो में कैश देता था और अच्छी खासी लाइनों में लगना पड़ना था। अब क्या हुआ? एक एटीएम मशीन आ गई है, एक कार्ड आ गया आपके पास। दिन रात सुबह जब आपका दिल करे आपने जो है वो एटीएम मशीन पे जाना है, कार्ड इंसर्ट करना है, टिक 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 करना है, मशीन से पैसे लेने हैं और चलते बनना है। मीन आपको कहीं पे जाके काउंटर पे खड़ा नहीं होना पड़ रहा, लाइन नहीं लगना पड़ रही, सिर्फ डे ऑफिस टाइमिंग में कैश नहीं मिलेगा, 24 आवर्स आप कैश ले सकते हो। इसको और ज़्यादा आगे बढ़ा दिया गया कि अब हर बैंक ने अपनी एक मोबाइल ऐप बना दी है। आप उस मोबाइल ऐप के थ्रू जहाँ चाहो दुनिया में पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो, जहाँ से मर्जी पैसे डिपॉजिट कर रहे हो। मीन मोबाइल ऐप के थ्रू आप सारा जो है वो अब बैंकिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। तो ये क्या है? फिनटेक, मीन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। मीन जो फाइनेंशियल बिजनेस है, फाइनेंशियल बिजनेस मीन बैंकिंग का बिजनेस जो है वो भी टेक्नोलॉजी ने क्या किया? चेंज करके रख दिया। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है क्या? टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए द वे ऑफ बिजनेस को चेंज करना या बिजनेस मॉडल को चेंज करना विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। और बेस्ट एग्जांपल हमारे पास दो हैं, एक उबर जिसने कैब बिजनेस को चेंज कर रख दिया पूरी दुनिया में, और फिनटेक मीन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जिसने बैंकिंग सेक्टर मीन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है इसका वे चेंज करके रख दिया। क्या ख्याल है? अब ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो क्या बता रहा है कि टेक्नोलॉजी ने कैसे डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज को, डिफरेंट टाइप के बिजनेस को अफेक्ट किया है। मी जस्ट कॉन्सेप्ट लेना, हमने रटे शटे लगाने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट है तो थोड़ा हम किसी भी इंडस्ट्री के बारे में लिख सकेंगे कि हाँ टेक्नोलॉजी इस इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे यूज होती है। तो ये स्टार्ट में थोड़ा सा डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी को बता दिया गया और आगे उसने एक एग्जाम्पल हमारी ICAP बुक के अंदर दे दी ब्लॉकचेन की। ये ब्लॉकचेन क्या है? एक सिस्टम है, एक प्रोग्रामिंग सिस्टम है जिसमें क्या होता है, दो लोगों के बीच में जो ट्रांजैक्शन है उसकी रिकॉर्डिंग का जो सिस्टम है उसे ब्लॉकचेन का नाम दिया जाता है। लाइक ये जो बिटकॉइन है इसकी बाइंग सेलिंग इंटरनेट पे हो रही है। अब कौन बाय कर रहा है, कौन सेल कर रहा है, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, उसे क्या नाम देता है? ब्लॉकचेन का। और ये क्या है? डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के एक एग्जांपल है। मीन बीच में कोई इंटरमीडिएटरी नहीं है, बीच में किसी बंदे के थ्रू जो है बाइंग सेलिंग नहीं हो रही, एक बंदा और दूसरा बंदा मीन पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस आपस में हो रही हैं, बीच में कोई इंटरमीडिएटरी नहीं है। हाँ, वो ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग हो रही है। कैसे रिकॉर्डिंग हो रही है? एक सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, और सिस्टम सॉफ्टवेयर को क्या नाम दिया गया है? ब्लॉकचेन का नाम दिया गया। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी ऑफ द डिजिटल एज मीन आजकल देखा जाए तो हर बंदा जो है वो दुनिया में क्या कर रहा है? टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, और हर बंदे का वे ऑफ डूइंग जो है वो टेक्नोलॉजी की वजह से चेंज होता चला जा रहा है। मीन टेक्नोलॉजी जो है वो
ज़्यादा यूज़ हो रही है। क्यों? प्रोसेसिंग पावर जो है वो कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, कम्युनिकेशन स्पीड मीन इंटरनेट की स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, और स्टोरेज कैपेसिटी मीन मेमोरी बहुत ज़्यादा अब आपको मिल गई, जहाँ पे आप डाटा जो है वो लार्ज अमाउंट का स्टोर कर सकते हो। तो इसने क्या किया है? मेनली डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी को फैसिलिटेट किया, मीन बिजनेस मॉडल को टेक्नोलॉजी के थ्रू चेंज करने में हेल्प दी है। किस चीज़ ने हेल्प दी है? एक तो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर ने हेल्प दी है, दूसरा कम्युनिकेशन स्पीड ने हेल्प दी है, और तीसरा स्टोरेज कैपेसिटी ने हेल्प दी है। तो पहला पूरा पेज इसके ऊपर है क्या? डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी की थोड़ी सी बात है कि डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है क्या। द बिजनेस मॉडल को चेंज करना बाय यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। दो एग्जांपल्स हमें मिल गई, उबर, और दूसरी हमारे पास एग्जांपल क्या है? फिनटेक। और हमें जो है वो थोड़ा सा उसने बता दिया कि ब्लॉकचेन जो है वो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी की एक एग्जांपल है जो आजकल ज़्यादा यूज़ हो रही है। लाइक ब्रोकरेज हाउस या बैंक जो है वो इसे यूज़ कर रहे हैं ताकि लोग आपस में ट्रांजैक्शन कर सकें विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ एनी इंटरमीडियरी, और सॉफ्टवेयर के थ्रू ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग भी हो रही है। और डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी जो है वो आजकल के दौर में ज़्यादा क्यों बढ़ रही है? विद द डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेसिंग पावर, कम्युनिकेशन स्पीड मीन इंटरनेट स्पीड, एंड स्टोरेज फैसिलिटी। इससे आगे गए तो बुक को पता नहीं क्या हुआ, उसने समझा कि आप बहुत ही छोटे से बच्चे हो, उसने आपको बताना शुरू कर दिया इंटरनेट क्या होता है। क्या होता है इंटरनेट? पूरी दुनिया में कंप्यूटर का जो आपस में नेटवर्क है फॉर शेयरिंग डाटा इंफॉर्मेशन, फॉर टॉकिंग विद ईच अदर, उसे हम नाम क्या देते हैं? इंटरनेट का नाम देते हैं। क्या ख्याल है? पूरी दुनिया में जो कंप्यूटर का नेटवर्क है जिसके अंदर डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं, लैपटॉप यूज़ हो रहे हैं, फैक्स मशीन यूज़ हो रही हैं, वॉइस मेल, मोबाइल फ़ोन, सारी चीज़ों के थ्रू जो है वो लोग क्या कर रहे हैं? आपस में कनेक्टेड हुए हैं। तो वो जो कनेक्शन है पूरी दुनिया में डिफरेंट कंप्यूटर्स का, लोगों का, मोबाइल फ़ोन के थ्रू, उसे क्या नाम दिया जाता है? इंटरनेट का। ई बिजनेस क्या होता है? ई बिजनेस performing business operation through internet technologies या electronic technologies is called e-business. Performing business operations through electronic technologies या internet technologies is called e-business. क्या कहला है? और डे बाय डे ये बढ़ता चला जा रहा है। जितने भी बिजनेसेस जो फिजिकली ऑपरेट कर रहे थे अब सारे के सारे मूव होते जा रहे हैं किस चीज़ के ऊपर? ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर। तो बेसिकली वो जो ऑनलाइन बिजनेस है उसे यहाँ पे नाम क्या दिया गया है? ई बिजनेस का। उसके बाद हमें एक और छोटा सा टर्म दी गई है एम कॉमर्स। एम कॉमर्स, कॉमर्स बोलते हैं ट्रेड को। कॉमर्स का मतलब क्या होता है? ट्रेड मीन बाइंग सेलिंग गुड्स और सर्विसेज। एम कॉमर्स का मतलब क्या है? मोबाइल फोन के थ्रू ट्रेड करना, मोबाइल फोन के थ्रू गुड्स सर्विसेज जो है वो बाय सेल करना, इसे क्या नाम दिया गया है? एम कॉमर्स का। कैसे? मोबाइल फ़ोन के अंदर हर बैंक की आपके पास ऐप है, उसके अंदर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो आप क्या कर रहे हो? वहाँ से कोई पेमेंट करनी है, पेमेंट रिसीव करनी है तो मैनेज कर रहे हो। डिफरेंट बिजनेसेस की भी अब ऐप बनी हुई है। किसी बिजनेस से आपने कोई चीज़ बाय करनी है तो क्या करते हो? मोबाइल ऐप में जाते हो और उसमें जाके आप ऑर्डर प्लेस करते हो, पेमेंट ऑन कैश करते हो या अपना कार्ड अटैच करते हो, उसके थ्रू पेमेंट करते हो। तो ये जो मोबाइल ऐप के थ्रू आप बाइंग सेलिंग ऑफ गुड सर्विसेज कर रहे हो, ये क्या है? एम कॉमर्स। एम कॉमर्स। अब बल्कि ऐसा हो गया है कि अब डिफरेंट स्टोर्स में हम जाते हैं तो उनका वो जो एक सिस्टम जहाँ पे आपकी बिलिंग हो रही है तो उस सिस्टम को नाम देता है ई पॉस का, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल। आप क्या करते हो? अपने मोबाइल को उस ई पॉस सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हो। कैसे? थ्रू ब्लूटूथ। और आपने पेमेंट करनी है। अब आपको कार्ड कैश रखने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल के बिना तो आप चल नहीं सकते ना, मर जाओगे, वो साथ है। तो सिस्टम को आप कनेक्ट करोगे अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू ब्लूटूथ। आपने को पेमेंट करनी है, वो सिस्टम के थ्रू आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा कि आप इतनी पेमेंट करना चाहते हो। आप करोगे यस, और उस ऐप में आपका कार्ड ऑलरेडी अटैच है, तो उस ऐप के थ्रू बैंक अकाउंट से पैसे ऑटोमेटिकली स्टोर के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये क्या है? एम कॉमर्स मीन मोबाइल आप जो है वो एज ए वॉलेट यूज़ हो रहे हैं आपके। मीन आपको कार्ड भी रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कैश भी रखने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल के अंदर एक ऐप के अंदर अपना बैंक अकाउंट डिटेल आपने अटैच करनी है और उस एक ऐप के थ्रू अब आपने जहाँ भी पेमेंट करनी है वो आप क्या करोगे? क्या ख्याल है? ये क्या है? एम कॉमर्स मीन मोबाइल कॉमर्स मीन मोबाइल के थ्रू बाइंग सेलिंग करना, मोबाइल के थ्रू जो है वो पेमेंट्स करना। ये एक छोटा सा टॉपिक है। आगे थोड़ा सा और गए तो सोशल नेटवर्किंग, उसने हमें एक टॉपिक दे दिया। सोशल नेटवर्किंग का मतलब क्या है कि पूरी दुनिया में अब लोग, बिजनेसेस, कस्टमर, सप्लायर आपस में कनेक्टेड हैं। कैसे? थ्रू सोशल नेटवर्किंग।
जिसमें क्या कर रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग ऐप्स को यूज़ कर रहे हैं। कौन सी ऐप्स हैं, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, जिसके थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं और आपस में ट्रेड कर रहे हैं। हाँ, ये सोशल नेटवर्किंग के थ्रू बिजनेस क्या कर रहे हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऐसी हो कि हमने ऑलरेडी पहले भी बात की हुई है, कुछ प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हैं जो क्या करती हैं, सोशल मीडिया पेजेस पे लाइक गूगल सर्च इंजन पेजेस पे आपकी वेबसाइट को टॉप पे लाने में हेल्प देती हैं। क्यों, आजकल किसी ने भी कोई चीज़ बाय करनी है ना, तो क्या करेगा, गूगल मीन कहाँ से ये चीज़ मिलनी है, करेगा गूगल। गूगल किया तो गूगल ने क्या किया, ये चीज़ कहाँ से मिलेगी, काफ़ी सारी कंपनियों की लिस्ट आपको दे देते हैं। उसमें से 8-10 कंपनी पहले पेज पे होती हैं, 8-10 दूसरे पेज पे, कोई 8-10 तीसरे पेज पे, इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाती है। और नॉर्मली बाय करने वाला क्या करता है, पहले पेज पे जो कंपनीज हैं उनको क्लिक करता है, वहाँ से देखता है हाँ ये चीज़ मिल रही है तो वहीं से ऑर्डर कर देता है। दूसरे तीसरे पेज पे कौन कौन सी कंपनीज हैं वहाँ पे जाने की लोग कोशिश नहीं करते, क्यों, टाइम बचाते हैं। अब ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, कुछ प्रोग्रामिंग टेक्निक है जो गूगल सर्च इंजन पेजेस पे आपकी बिजनेस की वेबसाइट को टॉप में रखने में हेल्प देती है। क्यों, टॉप पे होगी, पहले पेज पे होगी तो कस्टमर आपको मिलेगा, दूसरे तीसरे पेज पे होगी शायद कस्टमर आपको इतना नहीं मिलेगा। क्या ख्याल है, तो सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग को भी यूज किया जा रहा है बिजनेस के अंदर। कैसे, एसईओ के थ्रू आपकी वेबसाइट को, बिजनेस की वेबसाइट को सर्च इंजन पेजेस में टॉप पे रखने में हेल्प दी जा रही है, या फेसबुक ऐड के थ्रू जो है बिजनेस अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, गूगल ऐड के थ्रू अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, या वेबसाइट बैनर्स। वेबसाइट बैनर्स मीन ये फेसबुक के ऊपर जो है वो अक्सर आप कोई चीज़ खोलते हो तो ऊपर कोई ना कोई चीज़ लिखी हुई आ जाती है, जिसको क्रॉस करके आप ख़त्म करते हो तो वो क्या होता है, एक तरह का बैनर होता है, जिसके थ्रू क्या हो रही है, सोशल नेटवर्किंग के थ्रू लोगों की, बिजनेसेस की मार्केटिंग हो रही है। सो क्या पढ़ के आ रहे हैं हम, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी मीन बिजनेस मॉडल को चेंज करना विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ, इसमें आगे जो इंक्रीज आ रहा है वो पॉसिबल हुआ है ड्यू टू प्रोसेसिंग पावर, ड्यू टू कम्युनिकेशन स्पीड, ड्यू टू स्टोरेज कैपेसिटी। इंटरनेट क्या है वो हमने देखा, ई कॉमर्स क्या है, और एक नई टर्म हमने पढ़ी एम कॉमर्स मीन मोबाइल कॉमर्स मीन मोबाइल के थ्रू जो है वो बाइंग सेलिंग करना। और हमने पढ़ लिया जी सोशल नेटवर्किंग टूल्स जो है वो भी यूज किए जा रहे हैं बिजनेस के अंदर, एसईओ की जा रही है, फेसबुक ऐड, गूगल ऐड या वेबसाइट बैनर्स के थ्रू मार्केटिंग की जा रही है। मीन ये सारी चीज़ें जो है मार्केटिंग के लिए हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी मार्केटिंग टूल है, फेसबुक ऐड, गूगल ऐड या वेबसाइट बैनर, ये सारे क्या हैं, मार्केटिंग टूल हैं जो सोशल नेटवर्किंग ऐप्स के थ्रू जो है वो आगे वर्क कर रहे हैं। जिसके आगे चलें तो एक छोटा सा टॉपिक उसने और दे दिया, ब्लॉग्स एंड वीलॉग्स। ब्लॉग्स या वीलॉग्स क्या है, पुराने ज़मानों में क्या होता था, लोग जो है वो डिफरेंट आर्टिकल लिख के पब्लिश किया करते थे, कहाँ पे, न्यूज़पेपर के अंदर या फिर मैगजीन्स के अंदर, जहाँ से बाकी लोग जो है वो पढ़ा करते थे और कोई न कोई इन्फॉर्मेशन मिला करती थी। जैसे इंटरनेट की दुनिया आई तो लोगों ने वो आर्टिकल न्यूज़पेपर में, मैगजीन में लिखने के बजाय इंटरनेट पे जो है वो लिखना शुरू कर दिए। यहाँ से लोगों ने क्या किया, पढ़ना शुरू कर दिया, लोगों को आगे इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो गई। समटाइम ये आर्टिकल्स लिखने वालों को डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो भी क्या कर रही हैं, स्पॉन्सर कर रही हैं, ताकि उन कंपनीज की बातें भी आगे क्या कर सके, मार्केट कर सके। अब वही जो आर्टिकल न्यूज़पेपर मैगजीन की बजाय इंटरनेट पे आ गए, लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, तो उसे क्या नाम दे दिया गया, ब्लॉग्स का नाम दे दिया गया। अब बजाय इसके कि लोग अब आर्टिकल पढ़ें, उसमें काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि पढ़ना पड़ता है और स्क्रीन पे पढ़ना बड़ा औखा काम होता है, तो अब लोगों ने क्या किया, वही ब्लॉगर्स ने अपने लिखने की बजाय वीडियोस बना के शेयर करना शुरू कर दी। वीडियोस बना के शेयर करना शुरू कर दी, मीन वही इन्फॉर्मेशन जो लिख के देनी थी किसी आर्टिकल में, अब एक वीडियो के थ्रू जो है वो देना शुरू कर दी, बोल के देना शुरू कर दी, या थोड़ा बहुत वीडियो में लिखा हुआ है, बाकी फिर बोल के वो बताया जा रहा है या परफॉर्म करके बताया जा रहा है कि ये चीज़ कैसे है। और जब वीडियोस के थ्रू वही आर्टिकल्स पब्लिश होना शुरू हो गए तो उसे क्या नाम दे दिया गया है, वीलॉग्स। मीन हमें किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम गूगल करते हैं, तो गूगल में लिखा हुआ आ जाता है, वो बेसिकली लिखा हुआ कहाँ से आ जाता है, डिफरेंट ब्लॉगर्स के वो आर्टिकल्स लिखे होते हैं जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। या अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, यूट्यूब पे जाएंगे, उधर सर्च करेंगे, उसकी वीडियोज़ आ जाएंगी। वो जो वीडियोज़ आ रही हैं इसके थ्रू किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो क्या है, वीलॉग्स। अब डिफरेंट कंपनीज ने क्या किया, इन ब्लॉगर्स को
जो ब्लॉग लिख रहे हैं या वीलॉग बना रहे हैं, इनको अब स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया है ताकि कंपनीज की प्रोडक्ट्स को क्या करें, प्रमोट करें। मीन ये क्या कर रहे होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स का यूजेज भी बता रहे होते हैं और साथ कंपनी की प्रोडक्ट भी बता रहे होते हैं कि ये कंपनी की प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छी है। अब हमें किसी कंपनी की प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम सिंपली गूगल करते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, क्या कहला, या वीडियोस आ जाती हैं जिसके थ्रू पता चल रहा होता है, हमें रिव्यूज़ मिल रहे होते हैं कि कंपनी की प्रोडक्ट अच्छी है या नहीं। तो ये क्या है, ब्लॉग्स या वीलॉग्स, जिसने क्या किया है, अगेन बिजनेस के मॉडल को चेंज कर दिया है। मीन बिजनेस को अब अपनी मार्केटिंग डायरेक्टली करने की बजाय ब्लॉगर्स के थ्रू इनडायरेक्टली जो है वो कर रहे हैं। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको प्लीज़ पढ़ लेना है, जो डे बाय डे और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। हाँ, ब्लॉगर्स क्या यूज़ कर रहे हैं, एक अच्छा डिजिटल कैमरा यूज़ करते हैं जिसके थ्रू वो वीडियो बना सकें, और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन उन्हें चाहिए होता है ताकि वो वीडियोज़ बना के फौरी अपलोड कर सकें या फौरी रिस्पॉन्ड कर सकें क्यूरीज को। जी, यहाँ तक हमने कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़े। क्या कॉन्सेप्ट पढ़े हमने? डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी क्या है, वे ऑफ बिजनेस या वे ऑफ डूइंग बिजनेस चेंज करना विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, या चेंजिंग बिजनेस ट्रेडिशनल मॉडल विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। बेस्ट एग्जांपल उबर एंड फिनटेक। हाँ, कैसे जो है वो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी आगे फैल रही है विद द प्रोसेसिंग स्पीड, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्पीड या स्टोरेज फैसिलिटी की वजह से। इंटरनेट क्या है, ई बिजनेस क्या है, एम कॉमर्स क्या है, सोशल नेटवर्किंग क्या है, और ब्लॉग्स वीलॉग्स क्या है। मेनली ये चैप्टर है क्या, इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रप्शन इन मेजर इंडस्ट्रीज के, कैसे जो है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर बिजनेस मॉडल को टेक्नोलॉजी ने चेंज किया है। तो वो हमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दी गई है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, बैंकिंग इंडस्ट्री में, एजुकेशन सेक्टर में, ऑटो कार इंडस्ट्री में, पावर जनरेशन इंडस्ट्री में, मीन कैसे टेक्नोलॉजी ने डिफरेंट इंडस्ट्री के बिजनेस मॉडल को चेंज किया है। मीन इफेक्ट ऑफ डिसरप्शन या टेक्नोलॉजी क्या है डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर, तो हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया गया। जिसकी एग्जांपल उसने पहले कोई 2-3 बड़ी बड़ी एग्जांपल बता दी। एक गूगल की उसने एग्जांपल बता दी जिसने क्या किया, येलो पेजेस जो है, येलो पेजेस एक इंडस्ट्री थी पुराने ज़मानों में। हमें कोई भी एक फ़ोन डायरेक्टरी चाहिए होती थी जिसके अंदर डिफरेंट बिजनेस के फ़ोन मिल जाते थे, और वो एक इतनी मोटी सारी बुक होती थी जिसे येलो पेजेस का नाम दिया जाता था। मीन हर तरह के बिजनेस की वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाया करती थी। अब तो हम गूगल करते हैं, जिस बिज़नेस का हमने फ़ोन नंबर लेना है उसका नाम गूगल करेंगे, उसकी सारी एड्रेस क्या, फ़ोन नंबर क्या, सारी डिटेल आ जाती है। लेकिन पुराने ज़मानों में ओबियसली इंटरनेट नहीं होता था, मोबाइल के अंदर गूगल नहीं होता था, तो एक येलो पेजेस बुक यूज़ की जाती थी जिसके ऊपर से किसी बिजनेस के एड्रेस या फ़ोन नंबर मिलते थे। अब गूगल ने क्या किया, वो येलो पेजेस इंडस्ट्री को टोटली ही चेंज करके रख दिया। मीन येलो पेजेस इंडस्ट्री का अगर बिजनेस पहले कोई 60 बिलियन का होता था, तब वो $1 बिलियन के से भी कम रह गया है। जो क्या हुआ, टेक्नोलॉजी ने, लाइक गूगल ने आके येलो पेजेस के बिजनेस को चेंज कर दिया। उस तरह से उसने एक और एग्जांपल दे दी कि booking.com या hotel.com या Airbnb कुछ ऐप्स हैं। आपने पूरी दुनिया में कहीं भी जाना है, वैसे जाना है, वहाँ पे जाके रहना है। क्यों, हर जगह पे तो आपके रिश्तेदार या फूफी नहीं ना रहती, क्या ख्याल है? तो कहीं जहाँ पे रहना है तो रहना कहाँ पे है, किसी होटल में। अब किस जगह पे कौन से होटल का कितना रेंट है, किस जगह पे होटल्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। अब हम जाने से पहले यहाँ से क्या करते हैं, एक ऐप में जाते हैं जिसका नाम है सपोज booking.com, hotel.com या Airbnb, जिसमें हमें उस लोकेशन जहाँ पे हम जाना चाह रहे हैं वहाँ के सारे होटल्स की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। पता चल जाता है किस हॉस्टल के ऊपर कोई फेयर में डिस्काउंट लगा हुआ है तो हम वो भी देख सकते हैं, किस हॉस्टल के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, ब्रेकफास्ट है या नहीं है, बेड जो है वो सिंगल है या डबल है, वहाँ पे स्विमिंग पूल है या नहीं है, और क्या क्या फैसिलिटी, लाइक कोई जिम है या नहीं है, वहाँ पे कोई आपको एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने की फैसिलिटी है या नहीं है, नियरेस्ट एरियाज़ क्या क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अब मिल जाती है एक ऐप से। जैसे क्या, वहाँ पे जाओ, जाके खज्जल ख्वार हो, डिफरेंट होटलों में फिरो, पता करो भाई कहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या रेंट है, पूरा दिन उसमें लगाओ। यहाँ पे आप बैठे हुए मोबाइल ऐप्स के थ्रू जो है वो होटल की बुकिंग कर रहे हो। तो ये क्या है, booking.com, hotels.com या Airbnb ने क्या किया है, होटल इंडस्ट्री को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, मैंने उनका बिजनेस मॉडल भी चेंज करके रख दिया। और आगे उसने एग्जांपल उबर की दे दी जिसने क्या किया, कैब इंडस्ट्री को, लाइक टैक्सी बिजनेस जो है उसे चेंज करके रख दिया पूरी दुनिया में।
क्या ख्याल है? पहले टैक्सी वालों के डिफरेंट ऑफिस बने होते थे, जहाँ पे डिफरेंट ड्राइवर्स की टैक्सियाँ बाहर खड़ी होती थी। किसी को कोई कैब चाहिए तो उस ऑफिस में जाता था, वहाँ पे जाके बुकिंग करता था। बात नहीं बन रही, लाइक रिक्शों वालों से अभी भी जो उबर वगैरह पे रिक्शे ना हो, उनके साथ निगोशिएशन करना पड़ता है। अब जहाँ पे आप बैठे हो वहीं पे बैठे बिठाइए, आपने जो है वो जाने से 10 मिनट पहले ऐप खोली और उसमें देखा गाड़ी क्या आ रही है, कितना फेयर है, और उसके अकॉर्डिंगली आप बुकिंग करके आगे चलते बन रहे हो। तो ये कोई 3 बेस्ट एग्जांपल हैं मीन कैसे जो है वो टेक्नोलॉजी ने चेंज किया है किस चीज़ को, बिजनेसिस को। हाँ, चौथी एग्जांपल आप अपनी फिनटेक भी दे सकते हो जिसने फाइनेंशियल इंडस्ट्री में बैंकिंग सेक्टर को चेंज करके रख लिया। इन्हीं को 3-4 मेजर एग्जांपल है। अगर एग्जामिनर गलती से कोई 4-5 नंबर के लिए पूछ लें कि क्या इफेक्ट डाला है डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी ने ओवर डिफरेंट इंडस्ट्रीज या डिफरेंट बिजनेसेस, तो हम कोई मोटी मोटी जो 2-3-4 एग्जांपल हैं वो ये दे सकते हैं। मीन गूगल ने येलो पेजेस चेंज कर दिया, hotel.com या booking.com ने क्या किया है, होटल इंडस्ट्री को जो है वो चेंज कर दिया है। उबर ने कैब इंडस्ट्री को चेंज कर दिया है, या फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ने फाइनेंशियल सेक्टर लाइक बैंकिंग सेक्टर में पेमेंट्स की रिसीविंग या पेमेंट्स जो है इवन बाइंग सेलिंग को चेंज कर दिया। जी आगे अब उसने क्या किया, डिफरेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर मोटी मोटी जो है वो बातें करना शुरू कर दी कि कैसे टेक्नोलॉजी ने डिफरेंट इंडस्ट्रीज को अफेक्ट किया है। तो थोड़ा बहुत नॉलेज लेना है, रटा शटा लगाने की जरूरत नहीं है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी का क्या मेजर इंपैक्ट आया है, तो कैड और कैम के थ्रू इंपैक्ट आया है। कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। मीन वो डिज़ाइन कपड़ों के जो पहले लोग बनाते थे अब कंप्यूटर के थ्रू बनना शुरू हो गए हैं और वर्सटाइल डिज़ाइन बनना शुरू हो गए हैं, जिसके अंदर नई जिद्दत आ गई है, नए इनोवेटिव डिज़ाइन जो शायद लोग हाथों से बना ही नहीं सकते थे। तो कंप्यूटर एल्गोरिदम के थ्रू ऐसे ऐसे डिज़ाइन बनना शुरू हो गए हैं जो शायद लोगों की सोच भी नहीं सोच सकती थी। ये क्या है, कैड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के थ्रू जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डिफरेंट डिज़ाइनिंग हो रही है। कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग मीन मशीनें भी अब कंप्यूटर की तरह चलना शुरू हो गई हैं, 24 आवर चलना शुरू हो गई हैं। बंदा नहीं भी है, मशीन में आपने कमांड दी है वो चलती रहेगी। ठीक है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चेंज किया गया है। जब कहता है कि अब आप कोई भी अपने डिज़ाइन बनाते हो तो उन्हें आपने मार्केट करना है, फैब्रिक उसके अंदर कौन कौन सा यूज़ करना है, कौन सा फैब्रिक यूज़ करने से किस तरह का कपड़ा बन सकता है, क्या मिक्सचर बनाएं हम डिफरेंट फैब्रिक का, डिफरेंट धागों का, कॉटन का, सिल्क का, तो उससे कौन सा कपड़ा बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी अब कंप्यूटर ने जो है वो लोगों के लिए ईजी कर दी हैं। कलर किसको मिलाएं आपस में तो कौन सा कलर बन जाएगा, तो ये कंप्यूटर ने इजी कर दिया है। मीन अब टेक्नोलॉजी यूज हो रही है कहाँ पे, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी यूज हो रही है कि आप पूरी दुनिया में जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो सोर्स भी कर सकते हो। मीन वहाँ से कोई चीज़ चाहिए, कोई मटेरियल चाहिए, वो ले भी सकते हो, इवन आप बेच भी सकते हो टेक्नोलॉजी की हेल्प से। किसी चीज़ की यहाँ पे डिमांड नहीं है तो आप दुनिया में देख सकते हो हम ये चीज़ बना रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप सेल कर सकते हो। क्या कह रहा है, इसकी थोड़ी सी उसने हमें एग्जांपल्स और दे दी। लाइक ड्राई फिट नाइकी ने जो है वो कोई एक फैब्रिक जो है वो डिज़ाइन किया पिछले कुछ सालों में, लाइक स्पोर्ट्स वेयर के लिए यूज़ होता है। लाइक स्पोर्ट्समैन जो हैं इनको स्वेटनिंग होती है, तो स्वेटनिंग से वैसे भी बॉडी हीट अप होती है और स्वेटनिंग से हेल्थ के इफेक्ट होने का चांस होता है। तो उन्होंने एक ड्राई फिट फैब्रिक जो है वो डिज़ाइन किया, जो क्या करता है आपके अंदर जो स्वेटिंग मीन पसीना है उसको अब्जॉर्ब करता है और अब्जॉर्ब करके आउटर लेयर पे लाके उसको सुखा देता है। मीन बॉडी के ऊपर जो है पसीना नहीं रहने देता। ये नाइकी का एक स्पोर्ट्स वेयर है, स्पेशल टाइप का, ड्राई फिट के नाम से जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। तो ये भी क्या हुआ, टेक्नोलॉजी के थ्रू ही ये भी नई जिद्दत आई फैब्रिक के अंदर। तो ये थोड़ा सा उसने बता दिया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ हो रही है। कैड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में यूज़ हो रही है, डिफरेंट कलर का मिक्सचर जो है बनाने में यूज़ हो रही है, डिफरेंट फैब्रिक का मिक्सचर बनाने में यूज़ हो रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में यूज़ हो रही है। या जो रेवोल्यूशन है नाइकी की, लाइक ड्राई फ्रूट फॉर स्पोर्ट्स वेयर, ये भी क्या है, टेक्नोलॉजी के थ्रू ही नई डेवलपमेंट हुई है। जिससे आगे अगर हम चलें तो उसने हमें बता दिया जी सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी पे टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट है। सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी पे क्या टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट है। तो टेक्नोलॉजी के थ्रू ही पॉसिबल हुआ कि हम बिजली वापडा से लेने की बजाय अपना सोलर पैनल लगा के खुद भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या कह रहा है, स्पेशली जब से ये पिछले कोई 10-12 सालों से पाकिस्तान में लोड शेडिंग का बहुत ज़्यादा इशू हुआ है,
शॉर्टफॉल हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का, पावर का, तो सोलर पैनल एक नई टेक्नोलॉजी आ गई जिसने क्या किया, बैटरियों के थ्रू, सूरज के थ्रू जो है वो आपको बिजली कैप्चर करके स्टोर करने में हेल्प देता है, और थोड़ी बहुत बिजली आप वापडा की यूज़ करते हो, बाकी आपका सोलर पैनल प्रोड्यूस कर रहा है जो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और लोड शेडिंग का मसला भी आपके लिए सॉल्व हो चुका है। बल्कि इसमें अब और थोड़ी जिद्दत आ गई पीछे 2-4 साल पहले कि अब अगर बिजली आपके पास इजाफी जो है वो सोलर पैनल के थ्रू आ गई है तो वो आपका मीटर रिवर्स कर देगी। मीन वो बिजली आप वापडा को बेच के अपने बिल को नेगेटिव में भी लेके जा सकते हो। ये भी पॉसिबल हुआ कैसे? टेक्नोलॉजी के थ्रू। मीन ऑलमोस्ट आधी बिजली जो है वो लोगों की सोलर पैनल के थ्रू जनरेट हो रही है, बल्कि आगे टेक्नोलॉजी और आ रही है कि वो आधी भी अब आप खुद से प्रोड्यूस करोगे और प्रोड्यूस करके बल्कि वापडा को भी बेचने के काबिल बन जाओगे। तो सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट है, थोड़ा सा उसने बता दिया। एक और उसने छोटा सा टॉपिक दे दिया, द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। द इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या है कि किसी भी जगह पे डिफरेंट डिवाइसेस का नेटवर्क बना के कोई काम करना, तो इसे नाम दिया जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मीन इंटरनेट पूरी दुनिया में कंप्यूटर का नेटवर्क ही नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी अगर आपने कोई नेटवर्क बना दिया तो वो भी क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मीन IoT। और थोड़ा सा यहाँ पे उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि पावर जनरेशन मीन जो बिजली प्रोड्यूस करने वाले इदारे हैं लाइक पाकिस्तान में वापडा, वहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स मीन IoT को कैसे यूज किया जा सकता है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू क्या हुआ है, पावर जनरेशन के अंदर कुछ स्मार्ट मीटर्स जो है वो लगाए गए हैं जिसके थ्रू जो है वो कंजम्पशन कितनी होती है एवरेज डेली या मंथली वो मॉनिटर की जा सकती है। क्या ख्याल है, किस टाइम पे कितनी कंजम्पशन होती है बिजली की, गर्मियों में किस टाइम में होती है, सर्दियों में किस टाइम में होती है, तो वो मॉनिटर की जा सकती है ताकि उसके अकॉर्डिंगली वापडा जो है वो देख सके कि हमें जो ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी है या बिजली है उसे कैसे मैनेज करना है। वापडा के अंदर क्या किया जा रहा है, डिफरेंट मशीनों के अंदर जो है वो टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है आपस में उनको कनेक्ट करने के लिए, ताकि अच्छे वे में जो है वो अपने ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म कर सके। वापडा के अंदर जो है उनके डिफरेंट मीटर चेकर जो हैं, पहले क्या करते थे, मीटर पे जाके देखते थे कितनी रीडिंग आ रही है, लिखते थे और लिख के लाते थे, हम लिखने में गलत भी हो जाता था। अब क्या करते हैं, डिफरेंट उनको मीटर्स दे दिए गए हैं जिसके थ्रू वो जाके सिर्फ और सिर्फ मीटर के साथ यूँ अटैच करते हैं और रीडिंग उसमें कैप्चर हो जाती है। कुछ मीटर्स ऐसे आ गए हैं कि वो वायर के ऊपर रखते हैं और वायर के ऊपर रखने से पता चल जाता है कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बिजली का कितना आ रहा है, मीन ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी जो है वो किस रेट पे हो रही है। तो ये चीज़ें भी चेक करने में जो है वो हेल्प देते हैं। तो ये क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड ऑपरेशन ऑफ पावर जनरेशन। मीन पावर जनरेशन के अंदर, बिजली प्रोड्यूस करने के अंदर इंटरनेट का मीन टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ हो रहा है। इंटरनेट ऑफ थिंग का मतलब क्या है कि वापडा के डिफरेंट जो ऑफिस हैं या वापडा के पूरी पाकिस्तान में जो मीटर्स लगे हुए हैं इनको आपस में कनेक्ट करने में, इनकी आपस में इंट्रैक्शन करने में, इनका डाटा एक मीटर से ऑफिस में शेयर करने में जो हेल्प दे रही है टेक्नोलॉजी, उसे क्या नाम दिया गया है, उसे क्या नाम दिया गया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। सो एक छोटा सा टॉपिक है कि 3-4 पॉइंट यहाँ से आपको लर्न करने हैं, क्यों बाकी चीज़ों के बारे में तो शायद आप 2-2, 3-3 लाइनें लिख लोगे, लेकिन ये IoT के बारे में लिखना बिल्कुल एक नई चीज़ है आप लोगों के लिए, तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए कोई 3-4 पॉइंट लर्न करके एक दफ़ा हाथ से लिख लेने हैं ताकि इसके ऊपर कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड पार्ट आता है 4-5 नंबर के लिए तो हम लिखने के काबिल हों। जिससे आगे गए तो उसने बता दिया जी टेक्नोलॉजी ने एजुकेशन सेक्टर को कैसे चेंज किया। तो कैसे चेंज किया है, ऐसे चेंज किया है मीन अब आप क्लासरूम में नहीं, घर पे बैठे हुए क्या कर रहे हो, लेक्चर अटेंड कर रहे हो, तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी ने चेंज किया है किसको, एजुकेशन सेक्टर को। क्या ख्याल है, मीन अब टीचर्स के लिए इजी हो गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो डिफरेंट एरियाज़ में बैठे हैं, ऐसे एरियाज़ में बैठे हैं जहाँ पे टीचर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे कॉलेज स्कूल्स की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू अब लोगों के लिए ईजी हो गया है अच्छे टीचर तक एक्सेस करना। मीन हर तरह की इंफॉर्मेशन, हर तरह के लेक्चर्स, हर तरह की डिग्रीज या सर्टिफिकेट लोग जो है वो अटेंड कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। मीन अब आपको चल के कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एजुकेशन सेक्टर के ऊपर टेक्नोलॉजी का जो इम्पैक्ट है, जिसके थ्रू डिफरेंट कॉलेजेस जो हैं वो अपने स्टाफ को भी रिड्यूस कर सकते हैं, स्टाफ को बेस्ट वे में यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि एक टीचर एक सब्जेक्ट जो है वो 6 क्लासेस में 6 दफ़ा जाकर डिलीवर करे,
अब एक ही दफ़ा डिलीवर करेगा और 6 क्लासेस के स्टूडेंट्स को जो है वो थ्रू ऑनलाइन इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लेक्चर मिल जाएंगे। एक सेशन में हमने लेक्चर रिकॉर्ड किए, अगर नेक्स्ट सेशन में कोई चेंज नहीं आया तो सेम वही लेक्चर हम नेक्स्ट सेशन में भी चला सकते हैं। दोबारा से वो लेक्चर डिलीवर करने की ज़रूरत नहीं आई। तो ये क्या है, एजुकेशन सेक्टर के ऊपर जो इम्पैक्ट है किसका, टेक्नोलॉजी का। और ऑलमोस्ट तकरीबन देखा जाए तो हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी अब ऑनलाइन सिस्टम की तरफ मूव हो चुका है, ये कोविड की वजह से। तो ये है क्या, बेसिकली टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन सेक्टर क्या है। खैर ये तो पहले से भी चल रहा था, कुछ वर्चुअल यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा। वर्चुअल यूनिवर्सिटी क्या थी, क्या आप इंटरनेट के थ्रू जो है वो लेक्चर अटेंड कर रहे थे, लेकिन वही वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट अब कोविड की वजह से जब मजबूरी बनी तो ऑलमोस्ट हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ने अडॉप्ट किया। तो ये क्या हुआ, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन एजुकेशन सेक्टर। रिटेल एंड ई कॉमर्स पे क्या इफेक्ट पड़ा। रिटेल एंड ई कॉमर्स मीन बड़े बड़े स्टोर्स अब सारे के सारे मूव हो रहे हैं किस तरफ, ऑनलाइन बिजनेस की तरफ। क्यों, अब लोग घर बैठे ही ग्रॉसरीज मंगवा रहे हैं, लोग घर बैठे ही शॉपिंग कर रहे हैं। तो बड़े बड़े स्टोर्स जो है वो अब क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं छोटी लोकेशंस पे। क्यों छोटी लोकेशन पे शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि कस्टमर जो है वो अब उनका कम हो गया है। कस्टमर कम हो गया है क्यों, कस्टमर अब ऑनलाइन बाइंग सेलिंग की तरफ आ गया है। क्यों, डिलीवरी सर्विसेज जो है वो अच्छी अवेलेबल हैं, वेबसाइट अच्छी अवेलेबल है हर बिज़नेस की, ऐप्स आपके पास अवेलेबल हैं, मोबाइल ऐप के थ्रू देखते हैं हाँ ये चीज़ यहाँ से मिल रही है, फौरी ऑर्डर करते हैं, बैठे बिठाए घर डिलीवर हो जाती है, कन्वीनियंस मिल रही है कस्टमर को। तो ये क्या है, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन रिटेल एंड ई कॉमर्स। जिससे अगर हम आगे चलें तो हमें एक और छोटा सा टॉपिक मिला, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे क्या इम्पैक्ट आया। तो ये जो केबल नेटवर्क बना जिसके थ्रू आपको इंटरनेट भी मिल रहा है, डिफरेंट चैनल्स भी आपको एक ही केबल के थ्रू मिल रहे हैं। पुराने ज़मानों में ऐसे नहीं होता था, आपके पैदा होने से पहले घरों में एंटीनाज होते थे, हर घर में छत पे एक एंटीना लगा होता था, उसके थ्रू 1 या 2 चैनल बस आपके टीवी पे चल रहे होते थे। किसी को ज़्यादा चैनल देखना होते थे कि डिश एंटीना जो है वो लगाया जाता था, वो अच्छा खासा एक्सपेंसिव होता था, उसके साथ एक रिसीवर, एक डिवाइस यूज़ करना पड़ती थी और उसके थ्रू डिफरेंट चैनल्स आते थे और वो भी बड़े लिमिटेड से। उस डिश को यूं घुमाए तो 5 चैनल आते थे, यूं घुमाए तो 5 चैनल आते थे, यूं घुमाए तो कोई 3 चैनल आते थे। अब वो घुमाने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई डिश ना कोई एंटीना लगाने की ज़रूरत है, सिर्फ आपको एक केबल चाहिए, किसे, केबल नेटवर्क प्रोवाइडर से, और सारे के सारे चैनल आपके टीवी पे चल रहे हैं। जिससे क्या हो गया, कॉस्ट इफेक्टिव भी हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल गई। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर जो है टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट क्या क्या है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर अब क्या इम्पैक्ट आया है, नेटफ्लिक्स क्या, लोगों को अपनी फिल्म्स जो हैं वो सिनेमा में लगाने की ज़रूरत नहीं है, नेटफ्लिक्स के थ्रू भी लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, अपनी फिल्में चला रहे हैं, अपने ड्रामा चला रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया कि अब डिफरेंट टीवी ड्रामाज या फिल्म जो हैं वो लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल पे जो है वो चलाना शुरू कर दी हैं, ताकि लोगों तक क्या हो सके, उनकी रसाई हो सके। तो ये भी क्या है, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। बैंकिंग सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट आया, तो वो फिनटेक हमारे डिस्कस कर चुके हैं। लाइक हर बैंक ने अपनी जो है वो ऐप बना ली है, अपनी वेबसाइट बना ली है, जिसके थ्रू घर बैठे ही आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हो, लोन लेना है, लीज़ लेना है, घर बैठे ही सारी इन्फॉर्मेशन आप ऐप से, वेबसाइट से ले रहे हो, लोन अप्लाई करना है, घर बैठे ही आप वेबसाइट से या ऐप से अप्लाई कर रहे हो। पेमेंट रिसीव करनी है, कहीं पेमेंट करनी है, कहीं पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो सारा कुछ आप क्या कर रहे हो, एक ऐप के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू कर रहे हो। तो ये क्या हुआ, टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट ऑन फिनटेक, जिसकी कुछ एग्जांपल उसने जैज़ कैश, इजी पैसा भी दे दिया। आजकल लोग जो है वो पैसे अपने काम पे रख रहे हैं, जैज़ कैश, इजी पैसा या ओमनी अकाउंट के अंदर। ये क्या है, बैंकिंग सेक्टर के ऊपर टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट। बैंकिंग सेक्टर मेनली किस लिए थे, पैसा रखने के लिए या पैसे के लेन देन के लिए। उसके बाद हमें उसने बता दीजिए ऑटोमोबाइल या ट्रांसपोर्ट सेक्टर के ऊपर टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट है। ऑटोमोबाइल या ट्रांसपोर्ट सेक्टर के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, ऑटोमोबाइल मीन कार इंडस्ट्री के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। तो कार इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है। कारें जो हैं वो पुराने ज़मानों में डीजल होती थी, डीजल से आ गई पेट्रोल पे, टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो हाइब्रिड कार्स आ गई।
अब टेक्नोलॉजी के थ्रू टेस्ला ने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कार्स भी प्रोड्यूस कर दी हैं जो इनोवेशन के एतबार से बहुत ही लेटेस्ट कार कंसिडर की जा रही हैं। बल्कि अब टेस्ला ने अपनी वेबसाइट के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू इस हद तक जो है वो आपको फैसिलिटी दे दी है कि आप घर बैठे वेबसाइट पे जाओ और बताओ आपको किस तरह की कार चाहिए, कितने साइज़ की चाहिए, क्या उसका कलर चाहिए, उसके अंदर क्या क्या फीचर चाहिए। मेक टू ऑर्डर कार्स भी अब आप टेस्ला से बनवा सकते हो। टेक्नोलॉजी में इस हद तक जिद्दत आ गई है कि अब आप जो है वो अपने ऑफिस में बैठे हुए ही, गाड़ी आपकी पार्किंग में खड़ी है तो क्या करो, अपने ऑफिस में बैठे हुए ही टेक्नोलॉजी के थ्रू, एक ऐप के थ्रू उसमें जाके ऑन करो तो आपकी गाड़ी जो है वो बाहर ऑन हो जाती है, उसका एसी चल जाता है ताकि आप जाओ तो गाड़ी आपको ठंडी मिले। टेक्नोलॉजी में इस हद तक इनोवेशन आ गई है कि गाड़ी जो है वो पार्किंग से चल के आपके डोर पे भी खुद ब खुद रोबोटिक सिस्टम के थ्रू आ जाती है। तो ये क्या है, ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट। बल्कि आगे कुछ कारें ऐसी आने जा रही हैं जिसके अंदर ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, लाइक रोबोटिक ड्राइवर के थ्रू वो चला करेंगी। कैब्स जो हैं वो रोबोटिक ड्राइवर के थ्रू इंट्रोड्यूस होने जा रही हैं अमेरिका के अंदर। उसके अंदर कोई ड्राइवर नहीं होगा, हाँ वो लाइक ड्राइवर जो है फैसिलिटीज़ आपको सारी दे रही होगी। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन ऑटोमोबाइल या ट्रांसपोर्ट सेक्टर। क्रीम, उबर, ये भी क्या है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट है। क्या ख्याल है? या आजकल आपने कोई गाड़ी अपनी बेचनी हो या कोई लेनी हो यूज़ या न्यू, तो आप क्या करते हो, पार्क व्हील्स या OLX ऐप को यूज़ कर रहे हो। क्या ख्याल है? कहीं आपको चल के नहीं जाना पड़ा किसी डीलर के पास। एक बंदे को गाड़ी बेचनी है, उसने पार्क व्हील्स पे लगाई, दूसरे को ख़रीदनी है, वो पार्क व्हील्स पे गया, तो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन होगी, बीच में किसी एजेंट को लाने की या कार डीलर को लाने की, उसे कमीशन देने की ज़रूरत नहीं रही। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट ऑन ऑटोमोबाइल सेक्टर। क्या ख्याल है? ये कुछ चीज़ें हैं, जस्ट रीडिंग है, रीड करोगे तो चीज़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ, जो चीज़ लर्न करने वाली इस चैप्टर के अंदर वो क्या है, लर्न करने वाली चीज़ क्या है। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी की ये पहली 2 लाइनों की डेफिनेशन आपने लर्न करनी है ताकि अगर कोई पूछ ले तो आपको लिखनी आनी चाहिए, या खुद से भी लिख सकते हो। चेंजिंग बिजनेस मॉडल विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। कोई 3-4 एग्जाम्पल दी जा सकती हैं। गूगल की येलो पेजेस को जो डिस्टर्ब किया उसने, hotel.com, booking.com ने जो है वो क्या किया है, होटल इंडस्ट्री को चेंज किया है। उबर ने कैब इंडस्ट्री को चेंज किया है। फिनटेक ने फाइनेंशियल सेक्टर लाइक बैंकिंग इंडस्ट्री को चेंज किया है। तो ये 3-4 एग्जाम्पल मस्त लिखनी आनी चाहिए। कैसे पॉसिबल हुआ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़, प्रोसेसिंग पावर ऑफ कंप्यूटर की वजह से, कम्युनिकेशन स्पीड में इंटरनेट की स्पीड की वजह से, या स्टोरेज कैपेसिटी की वजह से। और थोड़ा सा हमें कॉमर्स क्या है इसके बारे में लिखना आना चाहिए। मोबाइल फ़ोन को यूज़ करना किस लिए, ट्रेड के लिए, बाइंग गुड सर्विसेज के लिए या पेमेंट्स के लिए। सोशल नेटवर्किंग कैसे बिजनेस को चेंज कर रही है, तो सोशल ऐप्स के थ्रू बिजनेस जो है वो हेल्प ले रहे हैं SEO में, फेसबुक ऐड में, गूगल ऐड में, या फिर वेबसाइट बैनर्स में। और साथ सोशल नेटवर्किंग में ही ब्लॉग्स या वीलॉग्स भी आ गए हैं जिसके थ्रू कंपनीज अब क्या कर रही हैं, ब्लॉगर्स के थ्रू अपनी मार्केटिंग कर रही हैं। क्यों? वो ज़्यादा इफेक्टिव वे है। क्यों? डिफरेंट ब्लॉगर्स के क्या होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, और वो फॉलोअर्स इसलिए ही बने होते हैं क्योंकि यहाँ से हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तब ब्लॉगर्स के थ्रू कंपनी क्या करें, अपनी मार्केटिंग कर रही हैं। क्यों? इनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं तो उतने फॉलोअर्स तक हमारी एक तो बात पहुँचेगी, और फॉलोअर्स इन पे बिलीव भी करते हैं ब्लॉगर्स पे, तो अल्टीमेटली हमारी प्रोडक्ट बेस्ट वे में जब मार्केट में सेल होगी। क्यों? ये रिव्यूज़ अच्छे देते हैं तो हमारी प्रोडक्ट के भी अगर अच्छे देंगे तो लोग मान लेंगे। इफेक्ट ऑफ डिसरप्शन ऑन मेजर इंडस्ट्री, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर क्या इफेक्ट है, कोई 2-3 लाइनें हम लिख सकते हैं। कैड कैम के थ्रू, मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू, कलर का डिफरेंट कम्बिनेशन बनाना, फैब्रिक का डिफरेंट कम्बिनेशन बनाना, लाइक जो ड्राई फिट रेवोल्यूशन है बाय नाइकी। सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, तो सोलर पैनल के थ्रू अपनी ऑलमोस्ट आधी या इससे ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करना, बल्कि आप तो प्रोड्यूस करके आप मीटर को रिवर्स करके वापडा को भी बेचना, तो ये भी टेक्नोलॉजी की तरफ वजह से पॉसिबल है। हाँ, IoT के ऊपर 3-4 लाइनें आपको लिखनी आनी चाहिए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT कहाँ पे यूज़ हो रही है, पावर जनरेशन के अंदर, बिजली के महकमों में, वापडा टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में। एजुकेशन सेक्टर के ऊपर तो आप लिख लोगे, रिटेल कॉमर्स के ऊपर भी लिखा जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी लिखा जा सकता है, बैंकिंग सेक्टर में
फिनटेक है और ऑटोमोबाइल में गाड़ियों में जो भी जिद्दत आई है, ये गाड़ियों की बाइंग सेलिंग जो हो रही है, क्या आगे नई डेवलपमेंट्स आ रही है। तो ये एक छोटा सा चैप्टर था, टोटल 5 पेजेस हैं, तो प्लीज़ एक दफ़ा कवर कर लेना है जी। क्वेश्चन नंबर 3 टेस्ट के एग्जामिनर ने 8 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए फॉर 5 मार्क्स, पार्ट बी फॉर 3 मार्क्स। पार्ट ए, फैब टैब्स FT डिज़ाइन असेंबल पैकेजेस एंड डिस्ट्रीब्यूट्स हाई एंड टैबलेट्स। कंपनी क्या करती है? टैबलेट्स बनाती है। FT इज नॉन फॉर इट्स यूनिक डिज़ाइन एंड रिकॉग्नाइजेज इट एज देयर कोर प्रोडक्ट ऑफरिंग, और ये कंपनी की मेन प्रोडक्ट है टैबलेट्स। ड्यू टू आर रिसेंट सर्ज इन डिमांड, हाई डिमांड की वजह से FT इज फेसिंग चैलेंजेस इन मीटिंग कस्टमर ऑर्डर्स इन अ टाइमली मैनर विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी। कंपनी क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहती और डिमांड ज़्यादा है तो कंपनी कस्टमर की नीड को पूरा नहीं कर पा रही ऑन टाइम। FT इज़ कंसीडरिंग आउटसोर्सिंग सम ऑफ इट्स एक्टिविटीज़ टू मीट द डिमांड, और कंपनी सोच रही है कि हम अपनी कुछ एक्टिविटीज़ को आउटसोर्स कर दें। अच्छी बात है, वो जिनमें आप एक्सपर्ट नहीं है वो किसी एक्सपर्ट को आउटसोर्स कर दो, क्या ख्याल है, ताकि आप अपने मेन एरियाज़ पे फोकस कर सको, और उससे क्या होगा, मसले रिजॉल्व हो जाएंगे आपके। एक्सप्लेन आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या है? आउटसोर्सिंग क्या है कि इंस्टेड बिजनेस ऑपरेशन बिजनेस के अंदर चलाने की बजाय किसी सब कॉन्ट्रैक्टर से अपनी चीज़ें अपने काम करवा लेना, जिसमें आप प्रोडक्शन भी आउटसोर्स कर सकते हो, या अपनी कुछ नॉन कोर एक्टिविटीज़, एक होती हैं कोर एक्टिविटीज़ मीन प्राइमरी एक्टिविटीज़, और एक होती है नॉन कोर मीन सेकेंडरी एक्टिविटीज़, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई टास्क है, या इसमें देखो तो ये पैकेजिंग आप जो है वो आउटसोर्स कर सकते हो, असम्बल करना आप आउटसोर्स करते हो, डिज़ाइनिंग नहीं आप कर सकते, मैन्युफैक्चरिंग नहीं आप कर सकते, क्यों, आपका मेन काम है पैकेजिंग या डिस्ट्रीब्यूशन जो है मीन डिलीवरी, ये आप आउटसोर्स कर सकते हो। सो एक्सप्लेन आउटसोर्सिंग एंड प्रोवाइड रीज़न वाई FT शुड ऑप्ट फॉर आउटसोर्सिंग, मीन क्यों आउटसोर्सिंग पे जाना चाहिए। कि आउटसोर्सिंग पे जाने से आपका क्या होता है, फोकस आपके मेन एरियाज़ पे हो जाता है, जो मेन एरियाज़ नहीं हैं उनसे आपका टाइम सेव होता है, सरदर्दी कम होती है, जो ऑब्जेक्टिव मीट करने में या मेन एरियाज़ पे और ज़्यादा इनोवेशन लाने में हेल्प देता है। टू मीट द डिमांड आल्सो एक्सप्लेन विच एक्टिविटीज़ शुड FT आउटसोर्स, कौन सी एक्टिविटीज़ आउटसोर्स करनी चाहिए, तो कोर एक्टिविटीज़ नहीं, वो खुद से इन हाउस चलानी चाहिए, नॉन कोर एक्टिविटीज़ को आउटसोर्स करना चाहिए। आउटसोर्सिंग है क्या, इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग बिजनेस ऑपरेशन इन हाउस विद ऑन स्टाफ, सब कॉन्ट्रैक्टिंग सम ऑफ द टास्क टू आउटसाइडर इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। ये 5 नंबर का लिखा जा सकता है। पार्ट बी देखा है 3 नंबर का, एक चैप्टर 5 है डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, जो पिछली 3 अटैम्प्ट में एग्जामिनर ने सिर्फ यहाँ पे टेस्ट किया, मीन पहले 2 अटैम्प्ट में स्प्रिंग 22 ऑटम 22 में टोटली इग्नोर किया गया, एक आध MCQ टेस्ट हुआ था। 3 नंबर के एग्जामिनर ने स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक टेस्ट कर लिया। एक्सप्लेन व्हाट डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी मीन, क्या है डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी क्या है, डिस्टर्ब करना ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल को विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी टू परफॉर्म बिजनेस इन बेटर वे, क्या है डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। आल्सो स्टेट 2 एग्जाम्पल ऑफ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, 2 एग्जाम्पल्स दे दें, ब्लॉकचेन दे दें, बायोटेक्नोलॉजी दे दें, या उबर की एग्जाम्पल दे दें। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 नंबर के लिए लिखा जा सकता है, मीन कोई औखा नहीं है टॉपिक ये। चैप्टर 5 वहाँ अगर कोई छोड़ के गए हैं तो फिर मुश्किल है। अब हम चले गए लीगल फैक्टर्स में। लीगल फैक्टर्स की बात करें, लीगल फैक्टर्स क्या हैं, कुछ लॉज हैं जो बिजनेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं। क्या लॉज हैं, जितने को बुक वाले को लॉ समझ आए उसने सारे के सारे बुक में लिख दिए, जितने को उसको लॉ दिमाग में आए उसने सारे के सारे लिख दिए कि बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। हाँ, क्या क्या लॉज बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। एक एम्प्लॉयमेंट लॉ बिजनेस को अफेक्ट करता है, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ बिजनेस को अफेक्ट करता है, डेटा प्रोटेक्शन लॉ बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, कंपटीशन लॉ बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, साइबर लॉ बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, कंपनी लॉ बिजनेस को अफेक्ट करता है, पार्टनरशिप लॉ बिजनेस को अफेक्ट करता है। अगर पार्टनरशिप बिजनेस है तो
और कॉपीराइट, पेटेंट या ट्रेडमार्क जो है ये भी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। अब इनका हमें थोड़ा नॉलेज चाहिए, हर लॉ का हमें पर्पस जो है वो एटलीस्ट 1-2 लाइनों में लिखना आना चाहिए कि लॉ बनाए क्यों गए हैं, और इनके अंदर कुछ एस्पेक्ट्स हैं उनके सिर्फ हेडिंग के नाम चाहिए। एम्प्लॉयमेंट लॉ बनाए जाते हैं क्यों? टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एम्प्लॉयज। पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एम्प्लॉयज सो दैट एम्प्लॉयर कैन नॉट exploit or mistreat the employees. Purpose क्या है? To provide protection to employees so that employer cannot exploit या mistreat the employees. Mean employer employees को mistreat, exploit ना कर सके। employees को protection provide करने के लिए गवर्नमेंट क्या बनाती है? employment law, जिसके कुछ aspects हैं। क्या aspects हैं? minimum wage, कि गवर्नमेंट क्या करती है? एम्प्लॉयमेंट लॉ के थ्रू मिनिमम वेज डिफाइन कर देती है ताकि एम्प्लॉयज़ को इतनी वेज मिलती रहे, एम्प्लॉयर इससे कम दे के एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लॉइट ना कर सके। कवर कर रहे हैं किस चीज़ को? वर्किंग कंडीशन को, कि जॉब प्लेस पे वर्किंग कंडीशन, हीटिंग कूलिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए, जॉब फैसिलिटीज़ कैसी होनी चाहिए ताकि वर्कर्स को गंदी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करके एक्सप्लॉइट ना किया जा सके, कोई इंजरी या हेल्थ के इफेक्ट होने का चांसेस ना बन सके। वर्किंग कंडीशन के अंदर मैक्सिमम वर्किंग आवर्स भी आ जाते हैं कि कितने घंटे आपने काम करवाना है। 8 घंटे अगर कमिटेड है, आप उनसे 12-12 घंटे काम करवा रहे हो तो ये वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है। ये भी लॉ प्रोटेक्ट करता है कि इसको एम्प्लॉयज़ को जितने आवर्स कमिटेड हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उतना ही काम आपसे करवाया जाए, उससे ज़्यादा करवाया जा रहा है तो फिर आप लाइबल हो ओवर टाइम के लिए। एम्प्लॉयमेंट लॉ कवर कर रहे हैं किस चीज़ को? अनफेयर डिसमिसल को, कि अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ को अनफेयर डिसमिस करता है, अनफेयर मीन बगैर गलती के निकालता है, तो एम्प्लॉय कोर्ट में जाके डैमेजेस के लिए सू कर सकता है। लॉ प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड कर रहा है। अब कोर्ट में अगर प्रूव हो गया कि आपने डिसमिसल अनफेयर की है तो आपको इस एम्प्लॉय को जॉब पे वापस री एम्प्लॉय भी करना पड़ेगा, और साथ जितना टाइम ये जॉबलेस रहा है वो पे भी आपको देना पड़ेगी। क्यों? लॉ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट लॉ कवर कर रहा है किस चीज़ को? अनफेयर डिसमिसल को भी। एम्प्लॉयमेंट लॉ कवर कर रहा है किस चीज़ को? रिडंडेंसी को भी। रिडंडेंसी और अनफेयर डिसमिसल में फर्क क्या है? अनफेयर डिसमिसल है कि किसी ने कोई गलत काम किया तो आपने उसे निकाला, डिसमिसल। रिडंडेंसी क्या है? कि बिजनेस सर्वाइवल के लिए आप क्या कर रहे हो? स्टाफ कट कर रहे हो। बिजनेस सर्वाइवल के लिए स्टाफ कट कर रहे हो, मीन एक आदमी काफ़ी सारे लोगों को आप जो है वो फारिग कर रहे हो, तो इसे क्या नाम देता है? रिडंडेंसी का। अब लॉ क्या कहता है कि अगर आप स्टाफ को रिडंडेंट करने जा रहे हो तो उसे आपने 1 मंथ नोटिस पीरियड दे के रिडंडेंट करना है, या उसे 1 मंथ की पे दे के रिडंडेंट करना है, या आपने उसे कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन देनी है कि मेरे इस ब्रांच में जो है वो हालात बुरे हैं तो फलां ब्रांच में दूसरे शहर में जाके काम कर लो, वहाँ पे शिफ्ट हो जाओ। अगर आपने ये नोटिस पीरियड दिए बिना या अल्टरनेटिव ऑप्शन दिए बिना उसे रिडंडेंट किया है तो ये फेयर नहीं, क्या हो जाएगी? अनफेयर रिडंडेंसी। तो सूरत में बिजनेस को एम्प्लॉय के डैमेजेस पे करना पड़ सकते हैं। क्यों? लॉ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। एम्प्लॉयमेंट लॉ कवर कर रहा है डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेस को भी, कि वर्क प्लेस पे एम्प्लॉयज़ के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए फ्रॉम एम्प्लॉयर या अदर एम्प्लॉयज़। अगर हो रही है डिस्क्रिमिनेशन, किस टाइप की डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है? जेंडर वाइज डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है, एज वाइज हो सकती है, रेस एथनिसिटी वाइज हो सकती है, या आजकल हमारे जो हो रही है वो पॉलिटिकल पार्टी वाइज हो रही है, यूथिया है, पटवारी है, जियाला है, क्या कह रहा है। तो अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है जॉब प्लेस पे फ्रॉम एम्प्लॉय या अदर एम्प्लॉय तो आप लॉ के थ्रू प्रोटेक्शन ले सकते हो। सो एम्प्लॉयमेंट लॉ बिजनेस को फॉलो करने हैं।
कैसे बिजनेस को? ऐसा बिजनेस जहां पे लेबर बहुत ज्यादा जो है वो काम करती है, तो इसमें जरा सा चेंज आपकी लेबर कॉस्ट को अच्छा खासा अफेक्ट कर सकता है, स्पेशली अगर मिनिमम वेज रेट गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया। शहबाज शरीफ साहब ने आते ही मिनिमम वेज रेट 25,000 कर दिया। आप अगर पहले मिनिमम वेज 20,000 दे रहे थे, तब आपको क्या करना पड़ेगा? 25,000 देना पड़ेगा। क्यों? लॉ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, उसे कम आप पे नहीं कर सकते। तो इससे क्या होगा? लेबर कॉस्ट आपकी मैनेज ना होने से बिजनेस बुरी तरह से अफेक्ट होगा। सो बनाया क्यों गया एम्प्लॉयमेंट लॉ? पर्पस टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एम्प्लॉयज, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एम्प्लॉयज सो दैट एम्प्लॉयर कैन नॉट एक्सप्लॉइट और मिसट्रीट द एम्प्लॉयज। और कवर कर रहे हैं 5 एस्पेक्ट्स को: मिनिमम वेज, वर्किंग कंडीशन, अनफेयर डिसमिसल, रिडंडेंसी एंड डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेस। मीन पर्पस लिखना आना चाहिए, 5 एस्पेक्ट्स के नाम लिखने आने चाहिए। इसके अलावा क्या लॉ है जो बिजनेस को फॉलो करने हैं? हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ। हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ क्या है? टू प्रोवाइड सेफ वर्क प्लेस टू एम्प्लॉयज। हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ क्या है? टू प्रोवाइड सेफ वर्क प्लेस टू एम्प्लॉयज वेयर दे आर नॉट एक्सपोज टू एनी डेंजर और रिस्क टू हेल्थ। मीन ऐसी वर्क प्लेस जहां पे कोई डेंजर भी ना हो और रिस्क टू हेल्थ भी ना हो। मीन उनकी हेल्थ के ऊपर कोई रिस्क भी नहीं होना चाहिए, कोई इंजरी का चांस नहीं होना चाहिए। मीन अगर आप एम्प्लॉयज को कोई केमिकल में काम करवा रहे हो तो आपने क्या करना है? कोई प्रोटेक्टिव ग्लव्स देने हैं। किसी फ्रीजिंग रूम में काम करवा रहे हैं तो उनको कोई प्रोटेक्टिव जैकेट या क्लॉथ देने हैं। किसी हीटिंग वाली जगह पे काम करवा रहे हो तो वहां पे भी आपने कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस प्रोवाइड करनी है। ये क्या है? हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ। ये कमरा जिसमें हम क्लास कंडक्ट कर रहे हैं, बाहर के कंट्रीज में हम इस रूम में क्लास कंडक्ट नहीं कर सकते। ये हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट है। क्यों? इसमें एक फायर एग्जिट डोर होना चाहिए यहां पे या यहां पे। अगर नहीं है तो हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रहा। ना सिर्फ फायर एग्जिट डोर होना चाहिए, एक फायर एक्सटिंग्विशर मीन लाल रंग का आग बुझाने वाला सिलेंडर भी गैस वाला लगा होना चाहिए। नहीं लगा हुआ तो इस रूम में हम बाहर के कंट्रीज में क्लास कंडक्ट नहीं कर सकते। क्यों? ये हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट है। हेल्थ एंड सेफ्टी है क्या लॉ? टू प्रोवाइड सेफ वर्क प्लेस टू एम्प्लॉयज वेयर दे आर नॉट एक्सपोज टू एनी डेंजर और रिस्क टू हेल्थ। मीन ऐसी वर्क प्लेस प्रोवाइड करनी है जहां पे एम्प्लॉयज के लिए कोई डेंजर ना हो और रिस्क टू हेल्थ के चांसेस भी ना हो। हाँ, कुछ कंट्रीज के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड जो हैं वो वेरी हाई हैं, बाहर के कंट्रीज। हाँ, कुछ में इतने हाई नहीं है, लाइक पाकिस्तान। ये जो आयशा मुमताज़ होटलों में छापे मारती है कि आप बकरा लिख के बकरा ही खिला रहे हो या नहीं खिला रहे हो, ये जो चेक करती है, ये भी क्या है? हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड है कि फूड के अंदर भी क्या होना चाहिए? हाइजीन्स को मीट करना है। छापे मारती है कि आपका मीट सेपरेट फ्रिज में होना चाहिए, फ्रूट्स वेजिटेबल सेपरेट फ्रिज में होनी चाहिए। मीट में भी अगर बीफ है तो सेपरेट होना चाहिए, चिकन है तो सेपरेट होना चाहिए। क्यों? इनको कंबाइंड रखोगे तो इनके अंदर बैक्टीरिया इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। ये भी क्या है? हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड है। किसके लिए? फूड बिजनेस के लिए। मीन हाइजीनिक फूड प्रोवाइड करना है, ये भी हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड में आता है। वर्कर्स को आपने सेफ वर्क प्लेस प्रोवाइड करनी है, ये भी किस में आता है? हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड में आता है। पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड सेफ वर्क प्लेस टू एम्प्लॉयज वेयर दे आर नॉट एक्सपोज टू एनी डेंजर और रिस्क टू हेल्थ। बिजनेस को फॉलो करने क्या ख्याल है? अगर पहले आपके लिए इतने ज़रूरी नहीं थे कंप्लाई करना, तो अब आयशा मुमताज़ के छापों के बाद आपके लिए ज़रूरी हो गया ये कंप्लाई करना। और कंप्लाई करने पे क्या आएगी? कॉस्ट। नहीं कंप्लाई कर रहे तो आजकल कभी ये आप लाहौर के जो चैनल हैं सिटी 42 वगैरह, इनको पढ़ो, आजकल आपको डेली खबरें मिलेंगी। फ़लाँ रेस्टोरेंट आज बैन हो गया है, फ़लाँ रेस्टोरेंट आज बैन हो गया। ये वो क्या कर रहे हैं? हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहे, तो उसके बाद बैन हो रहे। बिजनेस के ऊपर अच्छा इंपैक्ट आ रहा है, बुरा आ रहा है? बुरा आ रहा है। आपकी रिप्यूट भी जा रही है, फाइन पेनल्टीज भी जा रही हैं। बैन होने के बाद आपकी सेल ऑपरेशन भी अफेक्ट हो रहे हैं। इसके अलावा क्या लॉ है जो बिजनेस को फॉलो करने हैं? डाटा प्रोटेक्शन लॉ। वो कंपनी जो दूसरों का डाटा अपने पास होल्ड, यूज, प्रोसेस करती हैं, उन्हें कुछ डाटा प्रोटेक्शन लॉ को फॉलो करना है। क्या लॉ को फॉलो करना है? पहली बात तो आप किसी का डाटा अपने पास होल्ड कर रहे हो तो किसी रेगुलेटरी बॉडी से आपने परमिशन लेनी है। परमिशन के बिना आप डाटा होल्ड नहीं कर सकते।
किस पर्पस के लिए आप होल्ड कर रहे हो, पर्पस भी आपको डिफाइन करना है, और अदर देन दैट पर्पस आप डाटा यूज नहीं कर सकते। फिर डाटा आपने अगर होल्ड किया हुआ है तो उसकी सिक्योरिटी भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपकी प्रिमिसेस से वो डाटा आपके एम्प्लॉयज के थ्रू या किसी हैकर के थ्रू मिसयूज होता है तो आपको डैमेजेस पे करना पड़ेंगे उनका जिनका डाटा मिसयूज हुआ है और कोई नुकसान हुआ है। सो वो कंपनी जो दूसरों का डाटा अपने पास होल्ड यूज प्रोसेस करती हैं उन्हें डाटा प्रोटेक्शन लॉ को फॉलो करना है। पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इंडिविजुअल डाटा। पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इंडिविजुअल डाटा सो दैट नो वन कैन होल्ड, यूज, प्रोसेस इंडिविजुअल डाटा विदाउट देयर परमिशन। मीन दूसरों की परमिशन के बिना आप दूसरों का डाटा ना तो होल्ड कर सकते हो, ना यूज कर सकते हो, ना प्रोसेस कर सकते हो। और अगर होल्ड कर रहे हो परमिशन के बावजूद तो उसकी सिक्योरिटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मीन डाटा की प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करने के लिए ये लॉ बनाए गए। डाटा प्रोटेक्शन लॉ के अंदर आ जाते हैं जो दूसरों के हम फेक फेसबुक आईडीज बनाते हैं, ये भी डाटा प्रोटेक्शन लॉ की वायलेंस है। मीन दूसरों का डाटा आपने अपना आईडी बनाया हुआ है उसके नाम पे मिसयूज कर रहे हो। क्या ख्याल है? इसमें कुछ साइबर लॉ भी आ जाते हैं, डाटा प्रोटेक्शन लॉ भी आ जाते हैं। ये हरकतें अब FIA वाले पकड़ लेते हैं और पकड़ के बहुत मारते हैं, इसलिए ये हरकतें अब करना बंद कर दो, दूसरों के फेक आईडीज़ बनाना। स्पेशली ये CA स्टार पे चल रहा होता है, फेक आईडी के थ्रू पता नहीं क्या क्या बातें वहाँ पे फैली होती है। सो एम्प्लॉयमेंट लॉ का पर्पस है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एम्प्लॉइज सो दैट एम्प्लॉयर कैन नॉट exploit or mistreat the employees, to provide a safe workplace to employees where they are not exposed to any danger or risk to health, to provide protection to individual data so that no one can use, hold, process individual data without his permission. Competition law बनाए गए हैं किस लिए? To maintain fair competition in the market and avoid anti-competitive practices. Anti-competitive practice mean monopolies वगैरह को avoid करने के लिए। To maintain fair competition in the market and to avoid anti-competitive practices. क्यों? fair competition में public exploit नहीं होती, कोई भी अपनी मर्जी से हाई प्राइसेस चार्ज नहीं कर सकता। हाँ, मोनोपोली में पब्लिक एक्सप्लॉइट है। कैसे एक्सप्लॉइट होती है कि आप हाई प्राइसेस चार्ज करके अपना बेनिफिट देख रहे होते हो, पब्लिक को बेनिफिट नहीं प्रोवाइड कर रहे। हाँ, कवर कर रहे हैं कंपटीशन लॉ के 3 एस्पेक्ट्स को। एक मोनोपोली कंट्रोल, एक एंटी कल्यूजन रेगुलेशन और एक प्राइस कंट्रोल। मीन के 3 एस्पेक्ट्स हैं कंपटीशन लॉ के, कैसे फेयर कंपटीशन को मेंटेन करना है। मोनोपोली कंट्रोल मीन गवर्नमेंट की बॉडीज़ देखती हैं कि अगर किसी इंडस्ट्री में किसी बिजनेस की मोनोपोली क्रिएट होने जा रही है और चूँकि मोनोपोली से पब्लिक एक्सप्लॉइट होती है तो फिर गवर्नमेंट बॉडी देखती है कि आइदर हमें इस बिज़नेस को नेशनलाइज कर लेना चाहिए, इस इंडस्ट्री को, या इसकी प्राइसेस अपने कंट्रोल में ले लेनी चाहिए। मीन प्राइसेस कौन सेट करेगा? गवर्नमेंट सेट करेगी। जो पाकिस्तान के अंदर ये जो पेट्रोल वाली कंपनी जितनी भी हैं ये आपस में मिल के क्या करते हैं? मोनोपोली क्रिएट कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि इनकी प्राइसेस पेट्रोल की मंथली या 15 डेज़ की बेसिस पर कौन सेट करेगा? गवर्नमेंट सेट करेगी, ताकि पब्लिक को एक्सप्लॉइट ना किया जा सके। एंटी कल्यूजन, कल्यूजन का मतलब क्या होता है? कल्यूजन 2 या 2 से ज़्यादा बिजनेस का आपस में मिल जाना गंदी नीयत के साथ। गंदी नीयत क्या है? फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट बट अगेंस्ट द पब्लिक। क्या मिल के क्या करेंगे? प्राइसेस सेट करेंगे, या मिल के क्या करेंगे? सप्लाई को रोक लेंगे। सप्लाई को रोकेंगे तो उससे क्या होगा? डिमांड ज़्यादा रहेगी तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी। मीना इससे ज़्यादा हम सप्लाईज नहीं दिया करेंगे। और कुछ कंट्रीज़ के अंदर ये कल्यूजन इलीगल है। अगर कोई कंपनी कल्यूजन में इन्वॉल्व पाई जाती है तो उन्हें हैवी फाइन्स, पेनल्टीज इंपोज किए जाते हैं। क्यों? ये कल्यूजन क्या करता है? कार्टेल क्या करता है? फेयर कंपटीशन को अफेक्ट करता है। इसके अलावा क्या वो कर रहे हैं? प्राइस कंट्रोल को। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, तो उनकी प्राइसेस भी गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले लेती है। लाइक पाकिस्तान में फ्रूट, वेजिटेबल, मीट की प्राइसेस डेली बेसिस पे गवर्नमेंट सेट करती है।
पेट्रोल की प्राइसेस डेली मंथली बेसिस पे गवर्नमेंट सेट करती है। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस की प्राइसेस गवर्नमेंट सेट करती है। खैर यहाँ पे तो ये हैं ही पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, बाहर ये इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी अगर हैं तो इनकी प्राइसेस गवर्नमेंट सेट करती है ताकि पब्लिक को एक्सप्लॉइट ना किया जा सके। सो कंपटीशन लॉ का पर्पस है टू मेंटेन फेयर कंपटीशन इन द मार्केट एंड अवॉइड एंटी कंपैटिटिव प्रैक्टिसेस, और कवर कर रहे हैं 3 एस्पेक्ट्स को। मोनोपोली कंट्रोल थ्रू नेशनलाइजेशन या प्राइस कंट्रोल, एंटी कलूजन मीन फाइन्स पेनल्टीज इंपोज करना कंपनीज इन्वॉल्व इन कलूजन, और प्राइस कंट्रोल मीन गवर्नमेंट सेटिंग प्राइसेस ऑफ सर्टन नेसेसिटीज ऑन डेली बेसिस, लाइक इन पाकिस्तान फ्रूट, वेजिटेबल, मीट प्राइसेस आर सेट बाय द गवर्नमेंट। सी 4 लॉ कवर होते हैं। To provide protection to employees so that employer cannot exploit or mistreat the employees, cover 5 aspects: minimum wage, working condition, unfair dismissal, redundancy and discrimination. To provide a safe workplace to employees where they are not exposed to any danger or risk to health. To provide protection to individual data so that no one can hold, use, process individual data without their permission. To maintain fair competition in the market and avoid anti-competitive practices. Consumer protection law क्या है? To provide protection to consumer so that seller cannot exploit the consumer. To provide protection to consumer so that seller cannot exploit the consumer. Means seller ने अगर कोई वारंटी दी है तो वारंटी पूरी करे। सेलर ने अगर कोई क्वालिटी डिस्क्रिप्शन बताई है तो उसकी अगर प्रोडक्ट उस क्वालिटी डिस्क्रिप्शन वाली नहीं है तो कंज्यूमर क्या कर सकता है? रिफंड ले सकता है रिटर्न करके। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ क्या कर रहे हैं? कवर कर रहे हैं। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के अंदर बेसिकली 2 चीजें आ जाती हैं। एक आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट लॉ और एक आ जाता है सेल ऑफ गुड्स लेजिस्लेशन। कॉन्ट्रैक्ट लॉ एंड सेल ऑफ गुड्स लेजिस्लेशन। कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या है कि आप किसी बिजनेस से कोई चीज बाय करते हो तो बिजनेस क्या करता है? ऑफर करता है, आप एक्सेप्ट करते हो। कंसीडरेशन भी होती है, वो आपको चीज दे रहा है, आप पैसे दे रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका बिजनेस के साथ हो गया है कॉन्ट्रैक्ट। और अगर बिजनेस या आप दोनों उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली नहीं चलते तो एक पार्टी दूसरे को डैमेजेस के लिए सू कर सकती है। आपने बिजनेस से उधार पे चीज़ें ली और कहा मैं 10 दिन बाद तुझे पेमेंट करूंगा। ऑफर एक्सेप्टेंस भी थी, कंसीडरेशन भी थी, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टर्म भी आ गई 10 दिन बाद पेमेंट करनी है। 10 दिन बाद अगर आप पेमेंट नहीं करते तो बिजनेस आपको डैमेजेस के लिए सू कर सकता है। क्यों? आपका आपस में क्या था? एक कॉन्ट्रैक्ट था। एक टर्म और आती है सेल ऑफ गुड्स लेजिस्लेशन। सेल ऑफ गुड्स लेजिस्लेशन क्या है कि सपोज एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी स्टोर। एबीसी स्टोर ने आपको एक चीज दी है सोनी कंपनी की, प्रोडक्ट है सोनी कंपनी की, आपने किसे ली? एबीसी स्टोर से। एबीसी स्टोर ने आपको जो भी क्वालिटी और जो भी डिस्क्रिप्शन बताई आपने उसके अकॉर्डिंगली वो चीज ली। सोनी कंपनी तो नहीं बताई। क्या कहला है? उस प्रोडक्ट का टाइटल आपको किसने ट्रांसफर किया? एबीसी स्टोर ने या सोनी कंपनी ने? एबीसी स्टोर ने। क्यों? एबीसी स्टोर से आप कोई भी चीज ले रहे हो तो आप क्या अज्यूम कर रहे हो कि इसका टाइटल एबीसी स्टोर के पास है जो वो आपको दे रहा है, और जो क्वालिटी डिस्क्रिप्शन आपको एबीसी स्टोर ने बताई आपने उसके अकॉर्डिंगली चीज ली। दिस मीन आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एबीसी स्टोर के साथ। और अगर वो चीज उस क्वालिटी उस डिस्क्रिप्शन की नहीं निकलती तो उसका रिफंड, रिप्लेसमेंट या वारंटी रिपेयर आपने किसे लेना है? एबीसी स्टोर से, सोनी कंपनी से नहीं। अगर ये कहता है कि नहीं भाई सोनी कंपनी के पास जा, तो नहीं भाई, मेरा कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ था, आपने मुझे जो क्वालिटी जो डिस्क्रिप्शन बताई उसके अकॉर्डिंगली मैंने चीज़ ली,
चीज़ आपने दी, पैसे मैंने दिए, तो कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ है? आपके साथ। उसका रिफंड, रिप्लेसमेंट या वारंटी रिपेयर आपने करवाना है तो किसे करवाना है? ABC स्टोर से। क्यों? लॉ आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। कौन सा? सेल ऑफ गुड्स लेजिस्लेशन। इन आपको सेल कौन कर रहा है? ये। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट भी इसके साथ है। तो इसलिए वो प्रोडक्ट अगर उस क्वालिटी डिस्क्रिप्शन की नहीं निकलती तो रिफंड, रिप्लेसमेंट आपने किससे लेनी है? सेलर से ही लेनी है, रादर देन मैन्युफैक्चरर से। ये क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। मीन ये इस तरह से कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर सकता है। अभी सोनी के पास जाओ, मैं क्यों करूं? रिफंड लेना है उससे लो, रिपेयर लेनी है उससे लो, रिप्लेसमेंट लेनी है उससे लो। नहीं, सेल ऑफ गुड्स लेजिस्लेशन कहता है कि आपको टाइटल इसने ट्रांसफर किया है, क्वालिटी डिस्क्रिप्शन इसने बताई है, तो रिफंड, रिप्लेसमेंट भी आपने इसी से लेना है। ये क्या कर रहा है? कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ का पर्पस क्या है? To provide protection to consumer so that seller cannot exploit the consumer, so that seller cannot exploit the consumer। और कवर कर रहे हैं दो एस्पेक्ट्स को, एक कॉन्ट्रैक्ट लॉ को और एक सेल ऑफ गुड्स लेजिस्लेशन को। अब अगर हम आए लॉज के अंदर तो हमें ये डिफरेंट लॉ मिल जाएंगे। पहले ये हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ की थोड़ी डिटेल मिल गई हमें। मेनली एक पर्पस लिखना आना चाहिए, is to provide safe workplace to employees where they are not exposed to any danger, injury or risk to health। Data protection law का purpose is to protect individual with regard to their personal data so that no one can collect, hold, use information without their permission। Employment law provide protection to employees against unfair treatment or exploitation by employers। Competition law encourage fair competition in market and avoid anti-competitive practices। और उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, इसका पर्पस नहीं लिखा हुआ लेकिन आप खुद से लिख सकते हो। टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर अगेंस्ट सेलर ऑफ गुड्स, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर अगेंस्ट सेलर ऑफ गुड्स। सो एम्प्लॉयमेंट लॉ के 5 एस्पेक्ट्स हैं: मिनिमम वेज, वर्किंग कंडीशन, अनफेयर डिसमिसल, रिडंडेंसी, डिस्क्रिमिनेशन। कंपटीशन लॉ के 3 एस्पेक्ट्स हैं: मोनोपोली कंट्रोल, एंटी कलूजन, प्राइस कंट्रोल। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के 2 कंटेंट हैं आपके पास, यहाँ पे एक ही लिखा हुआ है, सेल ऑफ गुड्स लेजिस्लेशन। इससे आगे चलें तो कुछ साइबर लॉ भी हैं। साइबर लॉ क्या करते हैं? टू प्रोवाइड सिक्योरिटी ओवर द इंटरनेट एंड ट्रांजैक्शन ओवर द इंटरनेट। इनका पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड सिक्योरिटी ओवर द इंटरनेट एंड ट्रांजैक्शन ओवर द इंटरनेट। वो कंपनीज जो ऑनलाइन बिजनेस परफॉर्म करती हैं उन्हें क्या करना है? कुछ कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करने हैं, आईटी कंट्रोल्स अपने सिस्टम के ऊपर, ताकि आपका जो डेटा है उसके अंदर कोई कस्टमर की इंफॉर्मेशन है या इवन आपकी भी इंफॉर्मेशन है, उसे कोई हैकर हैक ना कर सके, उसे कोई वायरस अफेक्टेड फाइल आके अफेक्ट ना कर सके। हाँ, अगर आपने कंट्रोल मेजर्स लिए हुए हैं और कोई हैकर आपके डाटा को हैक करता है तो फिर लॉ आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर आपने कोई कंट्रोल मेजर्स ही नहीं लिए हुए और हैकर आपके डाटा को अगर हैक करके मिसयूज करता है तो फिर लॉ की तरफ से आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं है। फिर अगर किसी कस्टमर का डाटा भी मिसयूज हुआ है तो डैमेजेस आपको ही पे करना पड़ेंगे। तो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सिक्योरिटी ओवर इंटरनेट एंड ट्रांजैक्शन ओवर द इंटरनेट, दोनों की सिक्योरिटी। लेकिन उस सूरत में अगर आपने कोई कंट्रोल्स, आईटी कंट्रोल्स इंप्लीमेंट किए हुए हैं तो फिर तो सिक्योरिटी मिलेगी। डाटा मिसयूज होता है, हैक होता है तो आपको रिकवर करके दिया जाएगा। कस्टमर का डाटा आपकी प्रिमिसी से अगर हैक हो गया है तो आपको डैमेजेस पे नहीं करना पड़ेंगे, लॉ प्रोटेक्शन आपको भी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अगर आपने कोई आईटी कंट्रोल्स लिए ही नहीं हुए थे, कोई एंटीवायरस, कोई फायरवॉल्स वगैरह इंस्टॉल किए ही नहीं हुए थे और डाटा हैक हो गया तो फिर रिस्पॉन्सिबल कौन हो? आप खुद ही हो। उसमें कस्टमर का कोई डाटा मिसयूज हुआ है तो वो भी डैमेजेस फिर कस्टमर को आपको पे करना पड़ेगा। कंपनी लॉ बनाए गए हैं किस लिए? कंपनी को फैसिलिटेट करने के लिए। जो चीज़ें कंपनी के ऊपर इम्पोज ही हो सकती हैं कि कंपनी आपने कैसे फॉर्म करनी है, कंपनी को कैसे रजिस्टर्ड करवाना है, कंपनी के कैसे आपने ऑपरेशन चलाने हैं, लाइक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने बनानी है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करवाना है, कंपनी के अंदर कोई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट करवाना है, कंपनी के अंदर कोई इंटरनल ऑडिटर भी होना चाहिए, कंपनी के अंदर एग्जीक्यूटिव के साथ
नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होने चाहिए, तो ये लॉ भी कंपनी को फॉलो करने हैं। ना करने की सूरत में क्या होगा, कंपनी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है या फाइन्स पेनल्टीज इंपोज हो सकती है। इस तरह से कुछ पार्टनरशिप लॉ भी बनाए गए जो बिजनेस को फॉलो करने हैं। कौन से बिजनेस को, पार्टनरशिप फर्म्स को, कि पार्टनरशिप कैसे बनाई जा सकती है, फॉर्म कैसे होगी, पार्टनर को कैसे डिसॉल्व किया जा सकता है, पार्टनर्स के क्या राइट्स, लाइबिलिटीज़ या ड्यूटीज़ होती हैं। तो वो सारी चीज़ें पार्टनरशिप लॉ के अकॉर्डिंगली उन बिजनेस को फॉलो करने हैं जो वाकई ही पार्टनरशिप फर्म्स है। लाइक ऑडिट फर्म जितनी भी होती हैं ये पार्टनरशिप बिजनेस होते हैं। इस तरह से कुछ लॉज हैं कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क से रिलेटेड भी। कॉपीराइट क्या है कि आपने अपनी कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो रजिस्टर्ड करवा लिया, रजिस्टर्ड करवा लिया मीन उसके आपने कॉपीराइट ले लिए हैं, तो दूसरा कोई उसे कॉपी नहीं कर सकता। लाइक आपने कोई बुक लिखी है, कोई स्टडी मटेरियल, कोई थीसिस लिखे हैं, तो उसके कॉपीराइट आपने ले लिए हैं, तो उसे कोई कॉपी नहीं कर सकता, यूज़ कर सकता है, कॉपी नहीं कर सकता। आपने कोई ड्रामा, कोई फिल्म बनाया है या आपने कोई सॉन्ग बनाया है, उसके कॉपीराइट आपने ले लिए हैं, तो दूसरा उसे कोई कॉपी नहीं कर सकता। करता है तो लॉ के थ्रू आप उसके अगेंस्ट सू कर सकते हो, क्यों, लॉ आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो बिजनेस में ये फॉलो करना होता है। इस तरह से पेटेंट और ट्रेडमार्क है कि एक चीज़ बनाने का या सेल करने का जो ट्रेडमार्क है, मीन रजिस्ट्रेशन है, वो सिर्फ आपके पास है, आपके अलावा वो काम और कोई नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप अलाउ करोगे तो करेगा, वरना नहीं। और आप अलाउ करके उसके ऊपर क्या करते हो, फिर रॉयल्टी कमा रहे होते हो। हाँ, वो रॉयल्टी नहीं देता, रॉयल्टी दिए बिना वो काम कर रहा है, जिसका पेटेंट में रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क आपके पास है, तो आप डैमेजेस के लिए उसे सू कर सकते हो। क्यों, पेटेंट और ट्रेडमार्क आपके पास है, लॉ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है आपको। तो ये भी कुछ लॉज हैं जो बिजनेस को फॉलो करना होते हैं कि किसी की बनी बनाई चीज़ को आप कॉपी नहीं कर सकते। आज से कोई 7-8 साल पहले सैमसंग ने एप्पल आईफोन की शेप का एक फ़ोन बनाया था, फीचर नहीं, सिर्फ शेप कॉपी की, और एप्पल ने सैमसंग को $1 बिलियन के लिए सू कर दिया था कि ये जो शेप है इसके कॉपीराइट हमारे पास है, हमारे अलावा इस शेप का फ़ोन भी नहीं कोई बना सकता। और कोर्ट केस में प्रूव हो गया कि सैमसंग गिल्टी है और सैमसंग को $1 बिलियन एप्पल के पे करना पड़े थे। फीचर नहीं, सिर्फ शेप कॉपी की थी। और सैमसंग ने क्या किया था, $1 बिलियन पे करने हैं, उन्होंने $1 बिलियन के कॉइन इकट्ठे किए पूरे अमेरिका से, ट्रकों पे लोड किए और लोड करके एप्पल के ऑफिस में भिजवा दिए। मीन उनका एक तरह का बेइज्जती करने की कोशिश की कि सिर्फ $1 बिलियन। एक ऐसी मार्केट जहाँ पे आए दिन फीचर्स भी कॉपी हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कॉपी हो रहा है, और आपने सिर्फ शेप कॉपी करने पे हमारे ऊपर इतना डैमेजेस का सू कर दिया। इनकी थोड़ी बेइज्जती की। क्यों, पेमेंट डिफाइन थी, $1 बिलियन, मोड ऑफ पेमेंट डिफाइन नहीं था कि कैसे पे करना है। मीन कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट रिस्ट्रिक्ट करते हैं दूसरे मीन्सीज को किसी की चीज़ कॉपी करने से। अगर करेगा तो उसे डैमेजेस पे करना पड़ सकते हैं। ये कुछ लॉज हैं। लीगल फैक्टर क्या हैं, ये लॉज हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। एम्प्लॉयमेंट लॉ बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, स्पेशली अगर आपकी लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है तो इसमें ज़रा सा चेंज, स्पेशली मिनिमम वेज में, बिजनेस को बड़ी बुरी तरह से अफेक्ट कर सकता है। हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, स्पेशली अगर आप कोई फूड बिजनेस हो या कोई मैन्युफैक्चरिंग भी हो, तो वहाँ पे भी आपने सेफ वर्क प्लेस प्रोवाइड करना है। क्यों, अगर एम्प्लॉय की इंजरी होती है, हेल्थ अफेक्ट होती है, आपके सेफ वर्क प्लेस ना होने की सूरत में, तो आपको हैवी पेनल्टीज़ भी इम्पोज होंगी, एम्प्लॉयज़ को भी अच्छे खासे डैमेजेस पे करना पड़ेंगे आपको। डाटा प्रोटेक्शन लॉ, अगर दूसरों का डाटा होल्ड यूज़ प्रोसेस करते हो तो उसकी सिक्योरिटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस कॉलेज से आपका डाटा अगर मिस यूज़ होता है तो आप कॉलेज को डैमेजेस के लिए सू कर सकते हो। क्यों, आपने पर्पज़ क्या था, सिर्फ अपने कोई एडमिशन पर्पज़ के लिए आपने होल्ड करना है, या बाद में हमें हर सेमेस्टर के स्टार्ट में गंदे गंदे मैसेजेस के लिए यूज़ करना है, क्या ख्याल है? उसके बिना अगर यूज़ हो रहा है या मिस यूज़ हो रहा है तो आप कॉलेज को डैमेजेस के लिए सू कर सकते हो। लॉ आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। कंपटीशन लॉ, मार्केट में बिजनेस परफॉर्म करते वक्त आपने कुछ कंपटीशन लॉ को फॉलो करना है, ये हरकतों में नहीं जाना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, कंज्यूमर को कोई चीज़ सेल की है तो उसे प्रोटेक्शन ये लॉ प्रोवाइड कर रहा है, आप उसे एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। साइबर लॉ,
सिक्योरिटी ओवर द इंटरनेट ट्रांजैक्शन आपको प्रोवाइड की जाएगी अगर आपने भी कुछ आईटी कंट्रोल्स इंप्लीमेंट किए हुए हैं तो। और कंपनी लॉ कंपनीज को फॉलो करने हैं, कंपनी को बनाते वक्त, कंपनी को चलाते वक्त, उसके अफेयर्स में। पार्टनरशिप लॉ पार्टनरशिप बिजनेस को फॉलो करने हैं। और कॉपीराइट, ट्रेडमार्क या फिर पेटेंट को भी आपको फॉलो करना है। मीन ये सारे क्या हैं लॉ, इनके ऊपर हमें कोई 2-2 लाइनें एटलीस्ट लिखनी आनी चाहिए, रटे शटे नहीं लगाने, जस्ट कॉन्सेप्ट लेना है। अगर कॉन्सेप्ट मिल गया तो पर्पस शायद हम अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, क्या ख्याल है। और ये सारे लॉज आगे दिए गए हैं। इससे आगे चलें तो एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का रह गया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है कि सोसाइटी के अंदर, कंट्री के अंदर जहाँ पे आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे बिजनेस ऑपरेट करना आपके लिए ईजी होना चाहिए। ईजी कब होगा? जब लॉ रेगुलेशन लीनियंट है, लॉ रेगुलेशन आपके लिए हेल्पफुल हैं। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, आपके ऊपर इम्पोज हैं, तो फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं आपको मिलेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं मिलेगा, मीन आपको कॉस्ट ज़्यादा बेयर करना पड़ेगी, टाइम ज़्यादा लगेगा, मुश्किलें ज़्यादा आएंगी। दूसरे में फिर बिजनेस इनकरेज नहीं, क्या होगा? डिस्करेज होगा। मीन लॉ रेगुलेशन क्या होने चाहिए? लीनियंट होनी चाहिए, इजीली कोई भी उसे कंप्लाई कर सके। टैक्स अगर पे करना है तो टैक्स का सिस्टम सिंपल होना चाहिए, कन्वीनियंट, ईजी होना चाहिए। मीन ये नहीं कि आप जो है वो टैक्स रिटर्न बना के फिर आप कहीं से अटेस्ट करवाओ, अटेस्ट करवाने के बाद आप लाहौर में ऑपरेट कर रहे हो, ऑफिस कराची में है टैक्स का, कराची में ही जाके आपने टैक्स रिटर्न सबमिट करनी है वरना नहीं होंगी, तो ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवानी है तो वो भी इजीली प्रोसेस होना चाहिए, ये नहीं कि 1 साल लग जाएगा रजिस्ट्रेशन में। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको कोई 10 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जलील होना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज बिजनेस प्रमोट नहीं होंगे बल्कि डिस्करेज होंगे। तो लॉ रेगुलेशन की तरफ से क्या होना चाहिए? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोवाइड होनी चाहिए। हाँ, क्या है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? कि आपका लीगल सिस्टम जो है वो सेंसिबल होना चाहिए। सेंसिबल मीन अंडरस्टैंड कर सके कि बिजनेस को क्या क्या इश्यूज आते हैं, उन इश्यूज को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, आप अपनी लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करो, लेकिन साथ क्या होनी चाहिए? बिजनेस के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए कन्वीनियंस भी होनी चाहिए, हेल्प भी होनी चाहिए कि कैसे वो इजीली बिजनेस फॉर्म करके उसे आगे चला सकते हैं। क्यों? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ना होने की सूरत में बिजनेस डिस्करेज होंगे, फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे नहीं आएंगे, तो उसे फिर इकॉनमी भी आपकी क्या होगी? डिस्टर्ब होगी। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक, उसने क्या किया? कुछ 2003 इंडेक्स में कोई 190 कंट्रीज का डाटा इकट्ठे करते हुए, ये क्या हुआ? सो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया? कोई 190 कंट्रीज का डाटा इकट्ठा करके एक एनालिसिस परफॉर्म करके एक लिस्ट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दे दी। जो हमें मेनली यहाँ से लर्न करना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की लिस्ट क्या है, मीन क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होने चाहिए। तो बिजनेस का स्टार्टअप जो है, बिजनेस को स्टार्ट करने में लाइक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो इजी होना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। बिजनेस के लिए क्रेडिट अरेंज करना, मीन बैंक लोन लेना या ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी लेना, ये भी इजी होना चाहिए ताकि बिजनेस बुरे हालात में यहाँ से फैसिलिटीज़ लेके ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। कंस्ट्रक्शन परमिट जो है वो होनी चाहिए आपके पास, लाइक कोई बिजनेस के लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है तो इसका परमिट भी आपके पास होना चाहिए। लाइक कुछ कंट्रीज़ हैं, सऊदीया और यूएई की बात करें, वहाँ पे आप कोई भी चीज़ खुद से पाकिस्तान से जाके एज ए इन्वेस्टर कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी आप वहाँ पे नहीं ले सकते। क्यों? आपको किसी लोकल के साथ मिलके ये काम करना होगा। बिजनेस आप अकेले अपना रजिस्टर्ड नहीं कर सकते, किसी लोकल कफील के साथ मिलके आपको रजिस्टर्ड करना होगा। हाँ, वो कफील को आपको फिर कुछ पैसे देना पड़ेंगे या एज ए पार्टनरशिप जाना पड़ेगा। मीन ये इतना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है? गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, मीन बिजली, पानी, गैस, जो नेसेसिटीज़ हैं ये आपको फौरी जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको जो है उसमें कुछ 2-3 माह लगेंगे ये कनेक्शन लेने में, तो फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, क्यों? आपके प्रोजेक्ट डिले हो जाएंगी सूरत में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या होना चाहिए? रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, मीन प्रॉपर्टी रजिस्टर करवाने का भी राइट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस रेंट पे नहीं जाना चाहता, अपनी बिल्डिंग के थ्रू जो है बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है, तो अपनी बिल्डिंग लेके उसे रजिस्टर करवाना भी ईजी प्रोसेस होना चाहिए। प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, एक होते हैं मेजोरिटी इन्वेस्टर्स और एक होते हैं माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स। लाइक किसी दूसरे कंट्री में जाएंगे
तो वहाँ की जो लोकल नेशन है वो नंबर में ज़्यादा इन्वेस्टर्स होंगे, वो कौन है? मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स। हम जो फॉरेनर्स वहाँ पे जाएंगे हम कौन होंगे? माइनॉरिटी इन्वेस्टर। तो माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स को भी क्या करने चाहिए? कुछ ना कुछ राइट्स प्रोवाइड करने चाहिए ताकि वो भी अपना बिजनेस के अकॉर्डिंगली फ्लैक्सिबिलिटी के थ्रू ऑपरेट कर सके। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है? रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी। मीन अगर बिजनेस एक इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसका प्रोसेस जो है वो क्या होना चाहिए? ईजी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। इंसॉल्वेंट हो गया सिर्फ बिजनेस के अंदर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है सिर्फ वही डूबनी चाहिए। ये नहीं कि इंसॉल्वेंसी की सूरत में आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी, आपकी पीछे जितनी भी जायदादें हैं वो भी सारी बेची जाएंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे लॉज एग्जिस्ट करते हैं, मीन लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं है अप टू द एक्सटेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो उस सूरत में फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, तो लोग बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या आता है? एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। मीन कॉन्ट्रैक्ट्स भी लोगों के ऊपर इम्पोज नहीं होने चाहिए। मीन कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स जो हैं वो लीनियट होनी चाहिए, उनके अंदर फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब जब चाहो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर लो, जब चाहो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर लो। ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने के लिए आपको कोई हैवी पेनल्टीज पे करना पड़ेंगी, तो उस सूरत में फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। लोग डरते हुए फिर बिजनेस परफॉर्म ही नहीं करेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आ जाता है ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स। मीन आपने कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है तो भी ईजी होना चाहिए। मीन उसके ऊपर कोई जो फीसिस हैं या चार्जेस हैं वो आपके क्या होने चाहिए? कम से कम होने चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पोज नहीं होने चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या आ जाता है? पेइंग टैक्स। मीन टैक्स पे करने का सिस्टम भी क्या होना चाहिए? ईजी होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। टैक्स की कैलकुलेशन भी ईजी होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी ब्रैकेट्स रेट्स नहीं होनी चाहिए कि एक नॉर्मल बंदा समझ ना सके क्या क्या करना है इसका। सो क्या है कुछ 10 ईज ऑफ बिजनेस जो हमें लर्न करने हैं? स्टार्टिंग अ बिजनेस, गेटिंग क्रेडिट, कंस्ट्रक्शन परमिट, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट, रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट, ट्रेडिंग क्रॉस बॉर्डर मीन इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड पेइंग टैक्सेस। हाँ, पाकिस्तान में अभी पीछे एक कंपनी एक्ट 2017 डिफाइन किया गया था जिसके अंदर छोटे जो स्मॉल बिजनेस हैं उनसे रिलेटेड कुछ ईज ऑफ बिजनेस की कुछ टर्म्स जो हैं, कुछ प्रीमियम्स जो हैं वो रखी गई हैं। क्या रखी गई हैं? कोई 3 तरह की प्रीमियम्स रखी गई हैं कि छोटा बिजनेस जो है इसको वेव ऑफ किए गए हैं, कुछ चीज़ें में रिलैक्सेशन दी गई हैं, लाइक टैक्स रिटर्न इनको जो है वो फाइल एक अप टू अमाउंट तक करनी है, उसके अलावा नहीं करनी। ऑडिट भी 1 मिलियन तक अगर आपका शेयर कैपिटल है तो फिर आपको करवाना है, अगर उससे नीचे है तो ऑडिट भी आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है? ईज ऑफ बिजनेस, ताकि छोटे बिजनेस क्या हो सकें? अट्रैक्ट हों और इस्टेब्लिश हो सकें। क्यों? छोटे बिजनेस बनेंगे तो आगे बढ़ के बड़े बनेंगे, अगर छोटे बिजनेस ही नहीं बन रहे तो फिर बड़े तो बड़ी मुश्किल से बनेंगे। ईज ऑफ बिजनेस छोटे बिजनेस के लिए क्या दिया गया है? इंट्रोडक्शन और मैक्सिमम यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। कि अगर आप टेक्नोलॉजी यूज करते हो तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई सब्सिडीज ग्रांट्स भी दी जाएंगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्मॉल बिजनेस के लिए क्या है? रिमूवल ऑफ अननेसेसरी रिक्वायरमेंट फॉर ऑल कंपनीज। मीन कुछ अननेसेसरी रिक्वायरमेंट जो पहले होती थी अब उनको क्या कर दिया गया है? रिमूव कर दिया गया है, लाइक ऑडिट वगैरह की रिक्वायरमेंट। तो ये क्या है? कुछ ईज ऑफ बिजनेस अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2017 स्मॉल बिजनेस के लिए डिफाइन किए गए हैं। तो ये 3 पॉइंट हमें लर्न करने हैं। एग्जामिनर स्ट्रेट फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हैं। ईज ऑफ बिजनेस क्या है? कोई 5 डिफरेंट ईज ऑफ बिजनेस लिस्ट डाउन करें और बताएं पाकिस्तान में कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंगली फॉर स्मॉल बिजनेसेस क्या 3 प्रोविजंस हैं रिलेटिंग टू ईज ऑफ बिजनेस। मीन इस चैप्टर से अगर कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक टेस्ट हो सकता है तो ये टेस्ट हो सकता है। या एग्जामिनर पागल हो सकते हैं, कह सकते हैं कि बिजनेस के लिए डिफरेंट लॉ बनाए गए हैं जिसकी कंप्लायंस बिजनेस के लिए ज़रूरी है। तो आप क्या करें? कोई 5 पर्पस ऑफ लॉज लिख दें। मीन लॉ क्यों बनाए गए? तो 5 पर्पस ऑफ लॉ लिखने हैं या 5 ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ लिखने हैं या लॉ बनाने की रीजंस क्या है। तो ये सारे लॉज के जो पर्पस हैं यही इनके ऑब्जेक्टिव हैं, यही क्या है? लॉ बनाने की रीज़न है। या कुछ ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ उसने स्टार्ट में हमें बता भी दिए 4-5 पॉइंट। लॉज क्यों बनाए जाते हैं? मेक अ बिजनेस आर आर ट्रांजेक्शन इलीगल। मीन इलीगल ट्रांजेक्शन्स को अवॉइड करने के लिए लॉ बनाए गए हैं। इम्पोज कंडीशन ऑन सर्टन बिजनेस, कुछ बिजनेस को लिमिट में रख के ऑपरेट करवाने के लिए लॉ बनाए गए हैं। रेगुलेट द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पीपल कैरिंग आउट बिजनेस टू इंश्योर फेयरनेस। मीन फेयर डीलिंग के लिए लॉ बनाए गए हैं ताकि हर कोई अपने राइट को प्रोटेक्ट कर सके।
प्रोटेक्ट पीपल डीलिंग विद बिजनेस मीन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट करने के लिए एम्प्लॉयमेंट लॉ। इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम अनफेयर ट्रीटमेंट, ताकि अनफेयर ट्रीटमेंट ना किया जिसके, अनफेयर डिसमिस ना किया जिसके, अनफेयर रिडंडेंट ना किया जा सके। प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स, क्रिएटर्स एंड कंज्यूमर, कंज्यूमर के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इस तरह से कंपनी लॉ बनाए गए हैं क्रिएटर या इन्वेस्टर के लिए भी। रेगुलेट डीलिंग बिटवीन बिजनेस एंड इट्स सप्लायर्स, ताकि डीलिंग अच्छी फेयर बेसिस पे हो सके, तो लॉ की बेस पर प्रोटेक्शन दोनों को प्रोवाइड की जाएगी। एंड इंश्योर ऑफ फेयर कंपटीशन इन बिजनेस, और बिजनेस में फेयर कंपटीशन मेंटेन करने के लिए लाइक कंपटीशन लॉ। मीन को सेपरेट लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, इन लॉज के पर्पज़ लिख दो, यही क्या है ऑब्जेक्टिव या रोल ऑफ लॉ इन बिजनेस है। इन बिजनेस के अंदर लॉ का रोल क्या है, लॉ बनाने का पर्पज़ क्या है, लॉ का ऑब्जेक्टिव क्या है, या लॉ की इम्पोर्टेंस क्या है। ये सारे लॉस वैसे भी हमने पर्पज़ लर्न करने ही हैं, तो यही लिख दें, तो यही रोल है, यही ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ है, यही इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ है। से जी मिला के चैप्टर 1, 2, 3 पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और लीगल, ये 4 फैक्टर कंप्लीट हो गए। पेस्टल के ऊपर हम कॉन्सेप्चुअली और प्रैक्टिस वाइज काम कंप्लीट कर चुके हैं।